तो एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि शुयान ने उसकी सारी हेवनली पावर्स को उसकी बॉडी से कट कर दिया था, जिस पर वो शुयान से कहता है कि आखिर तुमने ये सब कैसे कर दिया। और उसकी बॉडी को देखकर याया कहता है कि क्या ये एक दरख्त में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। वो लड़का काफी इंजर्ड हो चुका होता है और वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरे साथ वो स्टोन भी मर जाएगा। ये सुनकर शुयान उससे कहता है कि तुम्हारे साथ कौन मरने वाला है। तो वो लड़का कहता है वो हेवन से आया है, जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा टियानडाओ से क्या ताल्लुक है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। जिसके बाद शुयान उससे कहता है कि क्या तुमने जिस वे ऑफ हेवन की बात की है क्या वो ये लाइन्स हैं। जिस पर वो लड़का कहता है कि लाइन्स, तुम किस तरह की लाइन्स की बात कर रहे हो। और दूसरी तरफ यान गर्ल देखती है कि उसकी बॉडी एक दरख्त में ट्रांसफॉर्म हो रही है, जिस पर वो कहती है कि बहुत ही अफसोस की बात है, तुम उस ड्यू एसेंस को यूज करना जानते हो मगर तुम तो मरने वाले हो। जिसके बाद हम लोग शुयान की तरफ देखते हैं, वो उस 8 हेक्साग्राम बॉल को बाहर निकालता है और फिर देखते ही देखते उसका शेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी एनर्जी बहुत ही दूर दूर तक फैल जाती है। और उसकी एनर्जी की वजह से एल्डर शेन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एनर्जी मेरी सोल को हिट कर रही है। और दूसरी तरफ एल्डर लुओ फेंग कहता है कि मुझे ये पावर्स कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। और शुयान उस लड़के से कहता है कि लगता है तुम्हारा मेरे साथ कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। ये कहने के बाद वो उस एनर्जी को उसके फोरहेड में डाल देता है, जिससे उस लड़के में जान आ जाती है। और दूसरी तरफ वो स्टोन दोबारा से जिंदा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर फिर से एनर्जी आना शुरू होती है। और देखते ही देखते वो पूरी तरह से चमकना शुरू होता है और एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो हवा में ऊपर उड़ने लगता है। और दूसरी तरफ ये लड़का अब पूरी तरह से हील हो चुका होता है और जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो वो कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। इसका मतलब है वो स्टोन भी जिंदा होगा। इतने में याया उसके पास आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें हमारे मास्टर ने जिंदा किया है, तुम्हें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि तुम्हें उनके पैरों में गिर जाना चाहिए। ये सुनकर वो लड़का शुयान की तरफ देखता है और कहता है कि ये बहुत ही अजीब है, पहले इसने मेरी हेवनली पावर्स को कट कर दिया और इसने अब दोबारा से उन्हें बहुत ही आसानी से रिपेयर भी कर दिया, आखिर ये है कौन और इसने ये सब कुछ कैसे कर दिया। तो शुयान उससे कहता है कि मैं जानता हूँ इस हेक्साग्राम बॉल के अंदर एक सोल पार्ट था और तुम्हें ये सोल पार्ट चाहिए था। जहाँ तक मुझे मालूम है ये एक सोल है, ना कि कोई स्पिरिट है। क्यों, मैंने सही कहा है ना। ये सुनकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने उस 8 हेक्साग्राम बॉल को दोबारा से मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया हो। वो शुयान को देखकर कहता है कि तुम्हारे पास तो किसी तरह की हेवनली पावर्स नहीं है, तो फिर तुमने ये सब कुछ कैसे कर दिया, कौन हो तुम। तो इससे पहले कि शुयान कुछ कहता, एल्डर लुओ फेंग उसके सामने आकर कहता है कि तुमने बहुत सवाल पूछ लिए, अब हमारी बारी है, चलो तुम हमें बताओ कि तुमने इतनी अजीब सी एबिलिटी को किस तरह सीखा है, क्योंकि इस तरह की एबिलिटी तो किसी हेवनली बीइंग की हो सकती है। ये सुनकर वो लड़का कहता है मैंने इसे सीखा नहीं है, बल्कि ये पैदाइशी मेरे अंदर है। ये सुनकर शुयान कहता है क्या तुम इसके साथ ही पैदा हुए थे। इतने में अचानक एल्डर शेन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि एल्डर लुओ फेंग, तुम क्या इस बेचारे के साथ पहेलियां बुझा रहे हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो एल्डर फेंग उससे कहता है मैं नहीं जानता मगर तुम भी कुछ नहीं जानते। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे फूल के पत्ते गिरने लगते हैं, जिस पर वो सब लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, मगर वो लड़का कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, वो यहाँ पे आ रहा है। इतने में हम देखते हैं कि वो स्टोन सीधा शुयान के ऊपर आकर गिरता है, मगर शुयान अपने बैरियर के जरिए उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिस पर वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें एक सेक्ट के मास्टर को दिखाया जाता है, वो एक ब्लड पूल में नहा रहा था और वहीं पे वो एक छोटी लड़की होती है जिसे वो कहता है कि कल मैं तुम्हारे खेलने के लिए एक खिलौना लेकर आऊंगा, जिस पर वो लड़की खुश होकर कहती है क्या वाकई में, अगर सच में आप मेरे लिए खिलौना लेकर आएंगे और उसके साथ मुझे खेलने में मजा नहीं आया तो मैं उसे तोड़ दूंगी। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए खेलने के लिए वो खिलौना दूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है ठीक है, फिर मैं जाकर इसके लिए तैयारी करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो ओल्ड मैन कुछ लोगों से कहता है कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ और अगर तुम लोगों ने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ये सुनते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले सीन में हम लोग दोबारा से शुयान को देखते हैं जिसने उस बड़े पत्थर को होल्ड किया हुआ होता है।
ये देखकर वो लड़का उस स्टोन से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, इस तरह सब लोगों को तुम्हारा पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वो रूट से उसे चारों तरफ से कवर करने की कोशिश करता है, मगर वो स्टोन उन रूट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हें इस बंदे से क्या लेना देना है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो स्टोन अपना साइज बहुत ही छोटा कर देता है और शुयान के चारों तरफ घूमने लगता है, जिस पर यान गर्ल कहती है कि अरे वाह, ये स्टोन भी एंसेस्टर को पहचानता है। जिस पर याया कहता है कि ये बेचारा छोटा सा स्टोन भी मास्टर को पहचान गया है, उम्मीद है कि ये स्टोन मेरी जगह नहीं लेगा। जिसके बाद वो स्टोन शुयान से कुछ कहता है और फिर शुयान कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो स्टोन वापस से उस लड़के के पास चला जाता है और उससे कुछ कहता है, तो वो लड़का कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे एक लॉर्ड एक्सेप्ट कर लूं? क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से सोचा है? तुमने सिर्फ इसे अपनी जिंदगी में एक मर्तबा ही अपना लॉर्ड एक्सेप्ट किया था, तुम्हें इसके बारे में फिर से एक मर्तबा सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके पास किसी लॉर्ड जैसी कोई पावर है। ये दिखने में भले ही अच्छा हो, मगर इसमें ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं इसे लॉर्ड एक्सेप्ट कर लूं। इतने में वो स्टोन दोबारा से चमकने लगता है, जिस पर वो लड़का परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं, तुम फिर से करने वाले हो, जरा रुक जाओ, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर अचानक से एनर्जी आ जाती है, जिस पर वो लड़का कहता है जरा सब्र करो, मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। ये कहने की देर थी कि वो स्टोन उस लड़के के ऊपर एक जबरदस्त ग्रेविटी प्रेशर डालता है और दूसरी तरफ याया उससे कहता है कि हमारे मास्टर को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो, इसी में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि मास्टर तुम्हें कभी भी इसके लिए दोबारा इनवाइट नहीं करेंगे। और फिर शुयान उसे देखकर कहता है कि एक सोल में दो बॉडीज हैं, मगर उसके बावजूद भी तुम्हारी कॉन्शियसनेस बिल्कुल सही से काम कर रही है। सच में जिस बंदे ने भी ये काम किया है वो बहुत ही लाजवाब होगा। ये सुनकर वो लड़का कहता है अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, मैं असल में टियानडाओ का एक क्लोन हूँ, आज से पहले मैं कभी भी बाहर नहीं आया था। ये कहने की ही देर थी कि अचानक शुयान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि चलो बाहर आ जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि पीछे जेड डाओ सेट के कुछ लोग होते हैं, जिन्हें देखते ही वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। मगर इतने में एल्डर लुओ फेंग उनके सामने आ जाता है और उन्हें खत्म करने के लिए उनके ऊपर एक जबरदस्त लाइटनिंग पावर अटैक करता है, मगर हम देखते हैं कि उन लोगों पर उस लाइटनिंग का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वो सब के सब ज़ॉम्बीज होते हैं। और वो सब के सब उस लड़के को देखते ही एक साथ कहने लगते हैं कि वो हमें मिल गया है। ये कहने के साथ ही वो जैसे ही उस पे हमला करने के लिए आते हैं तो एल्डर शेन तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है और एक एक करके उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है, जिसके बाद एल्डर लुओ फेंग भी ऊपर आ जाता है और एल्डर शेन उन लोगों को हवा में ऊपर उछाल कर कहता है कि अब सब कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ लुओ फेंग। तो हम देखते हैं एल्डर लुओ फेंग एक साथ एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करके उन सबको एक साथ ही इंजर्ड कर देता है, मगर इस पावरफुल अटैक के बावजूद भी वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं, जिस पर लिन कहती है कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो दोबारा से जिंदा हो रहे हैं। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि ये नहीं मर सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक डेथ कर्स स्पेल लगा हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें कभी भी मारा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बीज दोबारा से अपने आप को हील करके आगे बढ़ते हैं, तो शुयान कहता है अगर इन्हें मारा नहीं जा सकता तो फिर इन्हें मिटाया तो जा सकता है। ये कहने के बाद शुयान अपनी डिवाइन आइस पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे सब कुछ एक जगह रुक जाता है। ये देखकर वो लड़का भी चौंक जाता है और फिर हम देखते हैं कि शुयान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन सारे ही ज़ॉम्बीज को पूरी तरह से मिटाकर खाक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं लिन कहती है ये तो बहुत ही खतरनाक थे, आखिर ये थे कौन और कहां से आए थे? तो शुयान उस लड़के से कहता है चलो बताओ कि ये कौन है। तो वो लड़का उन्हें बताता है कि ये सब के सब फर्स्ट ऑर्डर जेड डाओ सेक्ट के सर्वेंट्स हैं, अगर वो एक मर्तबा बाहर आ जाए तो वो एक पागल कुत्ते की तरह खतरनाक हो जाता है, और जिस जगह वो रहता है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फीदर सेक्ट के लोग इसके साथ फाइट कर रहे होते हैं, और वहाँ मौजूद लड़की उन ज़ॉम्बीज को देखकर कहती है कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्योंकि हम लोग इन्हें मारना भी चाहें तो भी नहीं मार सकते, ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी हेवनली मैजिक आई का भी इन पे कोई असर नहीं हो रहा। वो सेक्ट मास्टर काओ से कहती है कि प्लीज आप जाकर एंसेस्टर को बुलाएं। तो हमें दिखाया जाता है काओ को, वो उन ज़ॉम्बीज से जान बचाकर एंसेस्टर को बुलाने के लिए जाता है, मगर अचानक से वो भी बीच में गिर जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसे भी पकड़ लिया था। वहीं पे खड़ा हुआ एक एल्डर
उसे बचाने के लिए अपने स्पेयर्स का इस्तेमाल करता है और उन सभी ज़ॉम्बीज को जलाकर खाक कर देता है, मगर वो ज़ॉम्बीज फिर से जिंदा हो जाते हैं और उसी मास्टर को एक जोरदार टक्कर मारकर बहुत ही दूर एक दरख्त पर दे मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी भी हालत खराब हो जाती है। और फिर वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे सेक्ट का ये लोग इतना बुरा हाल कर देंगे। तो दूसरा मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे इनके साथ लड़ते लड़ते मारे जाएंगे। ये कहने के साथ वो लोग जैसे ही दोबारा से फाइट शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे शुयान आ जाता है और वो सब कुछ अपनी एनर्जी से रोक देता है। वो सारे के सारे वॉरियर्स और ज़ॉम्बी सब एक जगह रुक चुके होते हैं और फिर हम देखते हैं शुयान को। वो कहता है कि डिस्ट्रॉय। ये कहने की ही देर थी कि हम देखते हैं उन एल्डर्स के चारों तरफ एक बैरियर बनता है और बाहर खड़े सारे ज़ॉम्बीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर शुयान सब कुछ रिलीज कर देता है। तो वो एल्डर्स ये देखकर हैरान होते हैं कि अचानक से सारे ज़ॉम्बीज गायब हो गए हैं। उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। और फिर वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो शुयान साथियों के साथ उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही वो लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि एंसेस्टर, शुक्र है कि आप सही वक्त पे आ गए, क्योंकि अगर आप टाइम पे ना आते तो हमें इन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और मास्टर शेंगजी कहता है कि ये लोग तो मरने का भी नाम नहीं लेते, इन्हें चाहे जितना भी मारो ये दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। और जरा देखें, इन्होंने हमारे पूरे रून वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया है। हम लोगों ने मुश्किल से सिर्फ आपके इस फ्लावर गार्डन को बचाया है, मगर इसके अलावा बाकी सब कुछ तबाह हो गया है। ये सुनकर शुयान कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। वो उन लोगों को कुछ एनर्जी पिल्स देता है, जिस पर वो लोग मास्टर को थैंक्स कहते हैं। और फिर शुयान एल्डर शेन और एल्डर लुवोफेंग से कहता है कि अब बाकी के मामलात को मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और वो उस दूसरे लड़के से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें जेड ब्लड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में बिल्कुल पागल हो रहा होता है और उस ब्लड पूल पे बहुत सारे एनर्जी अटैक्स करता है और कहता है कि लगता है कि शायद तुम मुझे समझ गए हो, मगर सच में ये बुरा नहीं है। तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आ रहे हो, तो इस खेल में अब और भी मजा आएगा। शुयान उस लड़के को लेके उसी ब्लड जेड हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पे याया कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ही अजीब सी फ्लेम्स फील हो रही हैं। मैं यहाँ पे किसी भी जिंदा इंसान को सेंस नहीं कर पा रहा। यकीन नहीं होता कि इस रून वर्ल्ड में इस तरह की भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। और वो लड़का उस जेड ब्लड मास्टर को कहता है कि चलो पागल बूढ़े बाहर आ जाओ। जिसके बाद उसे अचानक से पानी की बूंदें गिरने की आवाज सुनाई देती है, तो वो आगे चला जाता है और शुयान देखता है कि उसके पैरों के आसपास कोई ब्लड फॉर्मेशन बनने लगी है, जो कि देखते ही देखते अचानक से एक्टिवेट होती है और शुयान उस ब्लड फॉर्मेशन में फंस जाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं दूर जा पहुँचता है। ये देखकर वो लड़का थोड़ा सा डर जाता है और इतने में वो जेड ब्लड मास्टर बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा एंसेस्टर अब मेरा है। सच में उसे खाने में बहुत मजा आएगा। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन किसका क्या हाल करता है, और वैसे भी मैंने तुम्हें काफी लंबे टाइम के बाद देखा है। तुम आज भी सच में एक पागल कुत्ते की तरह ही दिखते हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब एंसेस्टर यहाँ पे वापस आएंगे तो तुम मरने के लिए खुद ही तैयार हो जाना। जिसके बाद हम शुयान को देखते हैं, जो कि टेलीपोर्ट होकर काफी दूर निकल आता है। वो जगह बहुत ही अलग होती है और याया कहता है कि ये हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो शुयान उससे कहता है टेंशन ना लो, इस मर्तबा कुछ मजा जरूर आएगा। याया को शुयान की कोई बात समझ में नहीं आती और वो अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही वो पहचान जाता है कि ये सब लोग तो उनके अपने हैं, मगर ये सब के सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि उन लोगों में एल्डर लुओफेंग और एल्डर लुओशेन दोनों ही मौजूद होते हैं और वो सब के सब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। उन्हें देखकर याया कहता है कि सच में अब मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि वो सब के सब ज़ॉम्बीज बनकर बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे और बच्चों की तरह एक दूसरे से कोई खेल खेलने की बातें कर रहे थे। और वहीं पे हमें शुयान को भी एक ज़ॉम्बी रूप में दिखाया जाता है। वो सबसे कह रहा होता है कि अपनी आवाज जरा नीची रखो। और शुयान को ज़ॉम्बीज बना हुआ देखकर याया काफी डरता है और कहता है कि यहाँ पे तो आपका भी एक ज़ॉम्बी रूप है, पता नहीं ये लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं। तो शुयान कहता है ये लोग ना जिंदा हैं ना ही मरे हुए हैं। ये कहने के बाद शुयान अपनी एनर्जी से एक ज़ॉम्बी का सिर उड़ा देता है और उसके अंदर से ग्रीन एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और याया कहता है मास्टर आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। और फिर वो लोग देखते हैं कि उन्होंने जिस ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया था उसके अंदर से ग्रीन एनर्जी लाइन निकलकर दूसरे ज़ॉम्बी के अंदर चली जाती है, जिससे वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है।
जिसपे याया डरते हुए कहता है कि मास्टर ये सब के सब तो हमारी तरफ आ रहे हैं। और शुयान का वो ज़ॉम्बी शुयान से कहता है कि चलो गेस करो कि मैं कौन हूँ। अगर तुम मुझे नहीं पहचान पाए तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, और अगर तुम जवाब ना दे पाए तब भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये कहने के साथ वो शुयान के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग उस लड़के को उस जेड ब्लड मास्टर से लड़ते हुए देखते हैं, जिसमें वो लड़का उस ब्लड मास्टर के आगे काफी कमजोर पड़ रहा था। और वो ब्लड मास्टर से कहता है, बेवकूफ, तुम जानते भी नहीं हो कि मेरी हेवन पावर तुम्हारी पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनते ही वो लड़का अपनी पूरी ताकत से उस पे एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसे वो बहुत ही आसानी से रोक कर उसे कंप्रेस करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में वो लड़का उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर वो ब्लड मास्टर उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उस पे काउंटर अटैक करके उसे वापस पीछे धकेल देता है और बहुत ही तेजी से उसके पास पहुंच जाता है, जिस पर वो लड़का मुश्किल से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। पर वो ब्लड मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फास्ट होता है, उसे वो बचने का मौका ही नहीं देता। उसके अटैक से वो काफी इंजर्ड हो जाता है और वो ब्लड मास्टर उसके ऊपर आकर कूद जाता है और उसे घसीटते हुए दूर ले जाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे सामने आकर खड़े हो, क्या तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि तुम मुझे चैलेंज करोगे। उस लड़के की हालत अब खराब होने लगी थी, जिस पर वो एंसेस्टर से कहता है कि आखिर आप इस फॉर्मेशन में कैसे फंस सकते हैं, मैं इस मॉन्स्टर को अब ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। ये सुनकर वो ब्लड मास्टर कहता है कि अच्छा, तो तुम अब भी इस उम्मीद में हो कि वो मास्टर तुम्हें बचाने के लिए वापस आएगा। सच बताऊं तो वो वहाँ पे काफी एंजॉय कर रहा होगा, और अगर तुम भी वहाँ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी वहाँ पे भेज दूंगा। इतने में उस लड़के को याद आता है कि मास्टर शुयान ने उसे कोई चीज दी थी। ये कहने के बाद वो कुछ इंसेक्ट्स को बाहर निकालता है और उन्हें जैसे ही उसके ऊपर थ्रो करता है तो वो ब्लड मास्टर डर के पीछे हट जाता है और कहता है कि ये तो इंसेक्ट्स हैं। और वो इंसेक्ट देखते ही देखते अचानक से उन वाटरमेलन मॉन्स्टर्स में तब्दील हो जाते हैं। उन मॉन्स्टर्स को देखकर ब्लड मास्टर कहता है कि यहाँ पे कोई जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, उसके बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम यहाँ पे इन जिंदा मॉन्स्टर्स को लेकर आए हो। इनकी वाइटैलिटी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। जिसके बाद वो सारे ही वाटरमेलन मॉन्स्टर्स एक साथ उस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस पर वो बंदा अपने सामने एक शील्ड बनाकर उन्हें उनके अटैक से बचने की कोशिश करता है। और फिर वो लड़का उस ब्लड मास्टर से कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स मुझे मेरे एंसेस्टर ने दिए हैं। और दूसरी तरफ वो ब्लड मास्टर अब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया। वो उन पे अटैक करने के लिए एक फायर एनर्जी बॉल क्रिएट करके उन पे जैसे ही हमला करता है तो हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स उस फायर एनर्जी बॉल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस पर वो ब्लड मास्टर भी चौंक जाता है और वो सारे वाटरमेलन उस एनर्जी को वापस से उसी के ऊपर रिलीज कर देते हैं, जिस पर वो अपने सामने शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पे ये मॉन्स्टर्स अपने हाथ झाड़ रहे होते हैं, जैसे कि इनका काम अब खत्म हो गया है। और वो ब्लड मास्टर अपनी कंडीशन देखता है और अपने ब्लड हाल की हालत देखता है तो वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे ब्लड हाल का क्या हाल कर दिया है। मगर फिर वो लड़का कहता है अपने हाल को छोड़ो, तुम अपना हाल देखो। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से वो बंदा नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इरेज होने लगी थी। उसे खुद इस पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाते हुए आनमिंग को बुलाता है और हमें वहाँ पे एक फिर से पोर्टल ओपन होते हुए दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और वो कहती है कि क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। उस लड़की को देखकर वो मास्टर कहता है कि मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। तो वो लड़की कहती है तुमने अपनी हालत ये कैसी कर दी है, लगता है कि अब मुझे कोई नया खिलौना ढूंढना होगा। ये कहने के साथ ही वो उसका खेल वहीं पे ही खत्म कर देती है और फिर वो उस लड़के की तरफ पलट कर देखती है और कहती है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा, लगता है कि अब तुम मेरे नए खिलौने बनने वाले हो। ये सुनते ही वो लड़का भागने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है। और इतने में शुयान भी वहाँ पे वापस आ जाता है, उसके हाथ में वो ज़ोंबी भी होता है और वो उस लड़की से कहता है कि अच्छा, तो वो तुम हो जिसने मेरी इतनी भद्दी सी डमी बनाई है। ये कहने के साथ तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान पोर्टल से बाहर निकल आता है, उसके हाथ में उसकी ही अपनी डमी होती है, जिसे वो उनके सामने ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी भद्दी डमी बनाने की। उस डमी के डिस्ट्रॉय होने पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉय था, तुमने इसे तोड़कर अपनी मौत को दावत दी है। ये कहने के साथ वो वांग जियान को उठाकर सीधा शुयान पे दे मारती है,
जिसके बाद शुयान उसे एक पोर्टल से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह से निकालता है। ये देखकर वो लड़की भी थोड़ा सा चौंक जाती है और वो कहती है कि ये स्पेस पावर मैंने पहले भी कहीं किसी को यूज करते हुए देखा है। ये कहने के साथ उसे याद आता है कि वो पहले भी एक ऐसे आदमी से मिली थी जिसने स्पेस पावर को यूज किया था। ये याद आने के बाद वो कहती है कि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो कि स्पेस पावर को यूज करते हैं। जिसके बाद वांग जियान उससे कहता है कि तुम्हारे नफरत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम मास्टर के आगे कुछ भी नहीं हो, इसलिए मास्टर के आगे एरोगेट होने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में आकर उस पर एक एनर्जी अटैक करके उसे पीछे एक दीवार पे दे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और वो शुयान से कहती है कि तुमने मेरा एक खिलौना तोड़ दिया है तो अब उसके लिए तुम्हें भरपाई करनी होगी, मगर ये अच्छा है, अगर मेरा टॉय टूट चुका है तो मैं उसकी जगह तुम्हें अपना टॉय बना सकती हूँ। ये सुनकर याया को झटका सा लगता है और वो कहता है कि ये लड़की पागल हो गई है, इसे मालूम भी है कि ये एंसेस्टर के बारे में क्या कह रही है। ये अगर मास्टर को ऑफेंड करेगी तो मैं नहीं समझता कि ये जिंदा बच पाएगी। ये सुनते ही वो लड़की तालियां बजाना शुरू करती है और कहती है कि अरे वाह, ये चमगादड़ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर ये बहुत शोर मचा रहा है, मुझे इसकी आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों ना ऐसा करें कि मैं इसके मुंह से इसकी जबान को खींच कर निकाल दूं, उसके बाद ये मेरा काफी अच्छा खिलौना बनेगा। और याया को ये बातें बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो कहता है इसकी इतनी हिम्मत के इसने किंग ऑफ डीमंस को ललकारा है, मैं इसे इसकी औकात याद दिलाकर रहूंगा। ये कहने के साथ शुयान उसके ऊपर से हट जाता है और हम देखते हैं कि याया एक 3 हेड ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़की भी थोड़ा सा चौंक जाती है और वो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक 3 हेड ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म होगे। सच में ये तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा है, अब मैं तुम्हें और भी अच्छे से ट्रीट करूंगी। ये कहने के साथ वो हवा में ऊपर आ जाती है और दूसरी तरफ शुयान उसे देखता है, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है, जिससे उसकी पीठ के पीछे 2 स्पिरिचुअल विंग्स बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शुयान कहता है कि इसकी पावर सच में काफी अच्छी है। और यहाँ पे याया जब उसकी एनर्जी को स्मेल करता है तो वो कहता है कि इसकी वाइटैलिटी काफी पावरफुल है। ये कहने के साथ याया बहुत ही तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और उसकी सारी वाइटैलिटी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और वो लड़की ये देखते ही अपनी वाइटैलिटी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिदर इमोर्टल सेक्ट में सारे मास्टर्स एक साथ खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि अचानक से उनकी लाइफ पावर उनकी बॉडी से निकलना शुरू हो गई है, जिस पर उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। और देखते ही देखते उनकी पावर उनकी बॉडी से जैसे ही निकलती है तो वो सब गिरकर वहीं पे ही डेड हो जाते हैं। जिसके बाद हमें यान गर्ल के फ्लावर गार्डन को दिखाया जाता है, वो पूरा का पूरा सूख जाता है, सारे ही फ्लावर्स डेड हो जाते हैं। ये देखकर एल्डर शेन कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कहीं मास्टर गुस्से में तो नहीं आ गए। तो लुओ शेन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मास्टर के साथ कुछ हुआ है। वो सारी की सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद याया उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि मैंने बहुत लंबे टाइम से इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की। जिसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि अब क्या करोगी तुम। ये सुनते ही वो हंसना शुरू कर देती है, जिस पर याया उससे कहता है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पे खड़ी है और तुम हंस रही हो। मगर वो लड़की उसे जरा भी भाव नहीं देती, जिस पर याया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वापस ऊपर जाकर एक जबरदस्त फायर एनर्जी अटैक करता है, जिस पर वो लड़की अपने सामने एक बैरियर बना लेती है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे याया के अटैक का उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा। और फिर वो याया से कहती है कि जाओ और अपने ही मास्टर को मार दो। ये कहने की ही देर थी कि याया को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है और वो कहता है कि मुझे ये क्या हो रहा है। उसकी पूरी बॉडी अब उस लड़की के कंट्रोल में आ गई थी और वो जैसे ही उसे कहती है कि शुयान को मारो तो वो शुयान की तरफ मुड़ने लगता है और शुयान से कहता है कि मास्टर मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा। याया की आईज अचानक से ग्रीन हो जाती हैं, जिसके बाद वो पूरी पावर के साथ शुयान पर जबरदस्त एनर्जी अटैक करता है। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है कि आज तो मजा ही आ गया, मेरे एक दुश्मन ने मेरे दूसरे दुश्मन को मार दिया है। मगर हम देखते हैं कि शुयान अभी भी जिंदा होता है और वो कहता है कि तुमने कॉज एंड इफेक्ट पावर को यूज किया है, मगर मुझे लगता है कि शायद तुम इससे ज्यादा कुछ कर सकती हो। ये कहकर शुयान अपने ओरा से ही याया को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिस पर वो लड़की भी काफी चौंक जाती है और शुयान से कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते। जिसके बाद शुयान जैसे ही उसके सामने आता है तो वो कहती है कि लगता है कि अब मुझे तुम्हें मारने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। ये कहकर वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा ओरा रिलीज करती है, जो कि सीधा आसमान की तरफ जाता है। और शुयान देखता है कि वो ओरा वांग जियान की बॉडी से उसकी लाइफ पावर को एब्जॉर्ब करके खींच लेता है।
उसके साथ साथ याया की भी पावर उसकी बॉडी से निकल जाती है और वो लड़की अपनी पावर के जरिए हर चीज की एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पत्तों के पत्ते बिल्कुल बेजान होकर नीचे गिरने लगते हैं और हर चीज बिल्कुल बेजान हो जाती है और वो सारी की सारी एनर्जी जब उस लड़की की बॉडी के अंदर चली जाती है तो वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगती है और हमें उसके पीछे 2 और विंग्स को दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर शुयान कहता है कि तो अब हो गई ना तुम्हारी पावर कंप्लीट। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर तुम लोग मुझे एंटरटेन नहीं कर सकते तो फिर मुझे अब तुम्हें अपना टॉय बनाना ही होगा। ये कहने के बाद वो शुयान के नीचे एक पोर्टल एक्टिवेट कर देती है जिससे कुछ एनर्जी लाइंस बाहर निकल आती हैं, जिन्हें शुयान देख लेता है और वो कहता है कि मैं अब इन चीजों से थक चुका हूँ, अब ये खेल मुझे जल्दी खत्म करना होगा। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा से ही उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो लड़की भी काफी डर जाती है और कहती है कि आखिर ये बंदा मेरी पावर को इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके बाद शुयान उससे कहता है कि तुम किसी भी चीज की लाइफ एंड डेथ का फैसला कर सकती हो, मगर तुम्हारे अलावा मैं भी किसी भी चीज की लाइफ एंड डेथ को डिसाइड कर सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी सोट बाहर निकालता है और उसकी मदद से उस लड़की की बॉडी के चारों तरफ लगी हुई एनर्जी लाइंस को पूरी तरह से काट कर रख देता है और फिर उस लड़की से कहता है कि ये पावर ऑफ हेवन कुछ भी नहीं है। वो लड़की शुयान को ये सब करता देखकर चौंक जाती है और उसे कुछ याद आने लगता है। हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके सामने कोई मास्टर होता है, जिसे देखकर वो कहती है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो वो मास्टर कहता है कि तुम्हें मारने से तुम कभी भी कोई भी चीज न बना सकोगी न डिस्ट्रॉय कर सकोगी। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो लड़की फ्लैशबैक से बाहर आती है और शुयान की तरफ देखती है और कहती है कि तुम भी उसके ही जैसे हो, तुम सबके सब एक जैसे हो, तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो मगर मैं नहीं मर सकती। ये कहने के बाद अचानक से उसकी बॉडी के चारों तरफ हमें एक गोल्डन ऑरा निकलते हुए दिखाया जाता है और वो कहती है कि मैं नहीं मर सकती, मैं पावर ऑफ हेवन हूँ, मैं मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स हूँ। ये सुनकर शुयान कहता है कि तुम मास्टर ऑफ ऑल थिंग हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम डोमिनेट करोगी। ये कहकर शुयान उसे पूरी तरह से एनर्जी फॉर्म में अपनी तरफ खींचकर एक स्पिरिट फॉर्म में ले आता है और वहीं पे वो गोल्डन स्टोन भी आ जाता है, जिसके बाद शुयान उस स्पिरिट को उस गोल्डन स्टोन के साथ मर्ज कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि याया दोबारा से जिंदा हो जाता है और वो ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो स्टोन और वो स्पिरिट दोनों ही मर्ज हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी पावर आसमान में दूर दूर तक फैल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ जहाँ जहाँ वो एनर्जी पहुँच रही थी वहाँ पे लाइफ दोबारा से एक्टिव हो जाती है और हम लोग फीदर इमोर्टल सेक्ट में मास्टर काओ को देखते हैं, वो भी दोबारा जिंदा हो जाता है और कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ। वहाँ मौजूद जितने भी मास्टर्स थे वो सब के सब दोबारा जिंदा हो गए थे। यहाँ तक कि हमें यान का फ्लावर गार्डन को भी दिखाया जाता है, वो फिर से हरा भरा हो जाता है और उनमें फिर से जान आ जाती है और लुओ फेंग ये देखकर कहता है कि लगता है कि मास्टर ने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। और दूसरी तरफ वो गोल्डन स्टोन जब नीचे आता है तो उसका कलर चेंज हो चुका होता है और वांग जियान देखता है कि उस स्टोन की तो अब 2 आईज भी बन चुकी हैं। और याया कहता है इतनी बड़ी लड़ाई का रिजल्ट सिर्फ ये स्टोन निकला है, आखिर ये स्टोन है क्या और ये कहां से आया है। तो शुयान कहता है कि ये किसी और दुनिया से बिलोंग करता है। तो ये सुनकर याया उसे कहता है क्या ये भी लुओ शियान की तरह किसी और प्लेनेट का है। तो शुयान कहता है कि आज से कई हजार साल पहले मास्टर ने हेवन डाओ को मार दिया था और उसकी बॉडी से उसकी स्पिरिट को अलग कर दिया था, मगर वो एक चीज भूल गए थे, इस रेन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल पावर जो कि बहुत ही खास है। इस स्पिरिचुअल पावर ने इस स्टोन को दोबारा से जिंदा कर दिया, मगर इसके जिंदा होने के बाद इसका टेस्ट थोड़ा सा बुरा हो गया, जिसकी वजह से इसने कई लोगों की जान ली। और फिर वो अपने मास्टर से कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप रेन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल पावर को भूल जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही लगता है तो याया कहता है कि मास्टर आप कहाँ चल दिए। तो शुयान कहता है कि चलो घर जाने का वक्त आ गया है। ये कहने के साथ ये एपिसोड तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि ऊपर आसमान में एक पर्पल कलर की पॉइजनस बॉल के अंदर कैद होते हैं। और वहीं पे हमें सी सेक्ट के कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ कि वो ओल्ड बाइशी सही टाइम पे मर गया, वरना हम लोगों को इस जगह आने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था।
जिसके बाद वहाँ मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि और ये लोग जो ऊपर मौजूद हैं, इन लोगों को संभालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। मगर फिर तीसरा डिसाइपल कहता है कि हम लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इस सेक्ट में और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं और वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम लोग एक एक करके सबका खेल खत्म कर दें। ये सुनकर उनका सीनियर कहता है तुम लोग सही कह रहे हो। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उन सारी पर्पल एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसके अंदर मौजूद सारे ही डिसाइपल्स नीचे आ गिरते हैं। और हम देखते हैं कि वो सीनियर उसके ऊपर पैर रखकर कहता है कि चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे सेक्ट के सारे ट्रेजर्स कहाँ छुपे हुए हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सानियान आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो सब कहाँ हैं। तो सानियान को देखकर वो मास्टर कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि सांसोयो पैलेस में उस 12 हॉल मास्टर के अलावा भी कोई इतना ज्यादा खूबसूरत और इतना ज्यादा ताकतवर होगा। तुम तो एक 6 ग्रेड इमोर्टल ब्यूटी हो। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि सांसोयो सेक्ट इतना ज्यादा वीरान होगा कि हमें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। ये सुनकर सानियान उससे कहती है कि सांसोयो सेक्ट अब टियानलान सेक्ट का हिस्सा है और हमें भी नहीं मालूम कि इन लोगों ने अपने ट्रेजर्स कहाँ छुपा रखे हैं। ये सुनकर एक डिसाइपल चौंक जाता है और कहता है कि क्या टियानलान सेक्ट को भी नहीं मालूम? ये सेक्ट तो सबसे पावरफुल सेक्ट है जो कि पूरी फेरी वर्ल्ड में डोमिनेट करता है, क्योंकि इस सेक्ट में न सिर्फ इमोर्टल्स हैं बल्कि इसमें डीमंस भी शामिल हैं। और लगता है कि ये स्काई ब्लू सेक्ट की कोई बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। मुझे लगता है कि शायद हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। ये कहने के बाद वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके साथी पहले ही दुम दबाकर भाग चुके होते हैं। मगर फिर अचानक से उनके सामने लियान आ जाती है, जो कि अपनी बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ एक के बाद एक स्वॉर्ड अटैक करते हुए उन सभी का खेल वहीं पे ही खत्म कर देती है और कहती है कि वो लोग जो कि हमारे सेक्ट में आकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हम उन्हें पनिशमेंट देते हैं। और इस तरफ सानियान उस मास्टर से कहती है कि चलो अब तुम बताओ कि तुम किस तरह मरना पसंद करोगे। ये सुनकर वो बंदा काफी डर जाता है और फिर डर के मारे अपने ही जूनियर को पकड़कर सीधा सानियान की तरफ थ्रो करता है। तो सानियान उसे अपने तरफ आता देखकर अपना एक फ्लावर उस पर थ्रो करती है, जिससे टकराते ही वो वॉरियर वहाँ से दूर जा गिरता है। जिसके बाद वो मास्टर उन लोगों को अपने बारे में बताने की कुछ कोशिश करता है, मगर इतने में एक स्पीयर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और वो कहता है कि मेरी बात तो पूरी होने देते। ये कहने के साथ ही वो वहीं पे ही गिर जाता है और हमें वहाँ पे क्वीन शेन को भी दिखाया जाता है। वो स्पीयर उसी ने ही उसे मारा था। जिसके बाद वो सब लोगों को बताती है कि पता नहीं शेनहाई जिंग से कितने लोग यहाँ पे आए हैं, जिस पर सानियान उसे कहती है कि कोई मसला नहीं, हमें वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है, हम इन लोगों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और फिर सानियान की नजर उन डिसाइपल्स पर पड़ती है तो वो कहती है कि इन लोगों ने इन डिसाइपल्स के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर की है। इनकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, पर पता नहीं आखिर ये लोग किस तरह के पॉइजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग गावलिन को देखते हैं, जो कि एक डिसाइपल को पकड़े हुए होती है और उससे कहती है कि चलो मुझे बताओ कि इस पॉइजन को कैसे खत्म किया जा सकता है और इसका एंटीडोट कहाँ है। ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि तुम्हें एंटीडोट चाहिए? क्यों, तुम तो टियानलान सेक्ट की सबसे फेमस डिसाइपल हो, तुम्हारे पास तो हर पॉइजन का एंटीडोट होना चाहिए। ये बातें सुनकर गावलिन गुस्से में पागल हो जाती है और उससे कहती है कि तुम भाड़ में जाओ। ये कहकर एक जबरदस्त पंच के साथ वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है। और फिर वहीं पे हमें लिन फेंग की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि गावलिन, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी बॉडी एक इमोर्टल बॉडी है और इस पर किसी तरह के पॉइजन का असर नहीं होगा। देख लेना, कुछ देर के बाद ये पॉइजन भी खत्म हो जाएगा। और फिर गावलिन कहती है कि तुम जरा अपने ये चिपचिपे से हाथ मुझसे दूर रखो, मुझे तो इनसे उल्टी आने लगी है। उन लोगों के पॉइजन की वजह से लिन फेंग की बॉडी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी और उसके हाथ भी टेंटिकल्स में बदल गए थे। मगर वो उन हाथों को देखकर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मुझे इनके साथ काफी मजा आ रहा है। और फिर अचानक से उसके दिल में गुदगुदी होती है और वो गावलिन को परेशान करने के बारे में सोचता है और उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद हम लोग लियान को देखते हैं। वो कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई और भी मौजूद है। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड से एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करती है, जिससे हवा में हमें एक एनर्जी बॉल दिखाई जाती है। और फिर देखते ही देखते एक के बाद एक एनर्जी बॉल्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। उनके ऊपर बहुत सारी एनर्जी बॉल्स थी जो कि तेजी से उनकी तरफ आने लगती हैं, तो वो लोग उन एनर्जी बॉल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लियान कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत है कि छुप कर हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ये कहने की देर थी कि अचानक वहाँ पे एक और लेडी आती है और वो कहती है कि
टाइडलैंड सेक्ट की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत हैं और जब वो गुस्सा करती हैं तो और भी ज्यादा प्यारी लगती हैं। उस लड़की को वहाँ पे देखकर गावलिन कहती है कि अच्छा तो तुम हो सी सोल सेक्ट की लीडर। ये कहने के साथ ही वो उस पे एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करती है, जिसे वो लेडी बहुत ही आसानी से एक पॉइजनस एनर्जी बॉल के अंदर बंद कर देती है और उसमें एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट के बाद वो एनर्जी बॉल लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो लेडी गावलिन से कहती है कि तुम्हारी एनर्जी तो मेरी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। सच में अब तो तुम मुझे और भी अच्छी लगने लगी हो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। मगर लियान कहती है कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाली। ये कहने के साथ ही वो हवा में ऊपर आकर एक अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है, जिससे वो स्पिरिचुअल बर्ड का अटैक करती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस लेडी ने उन स्पिरिचुअल बर्ड्स के बीच में ही अपनी टेंटिकल्स घुसा दी होती हैं। वो उन दोनों ही बर्ड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और गावलिन देखती है कि उसके हाथ भी सेम उसी तरह के टेंटिकल्स में बदल गए हैं जैसे कि लिन फेंग के बदल गए हैं। और फिर वो लेडी उनसे कहती है कि चलो आ जाओ क्यूट गर्ल्स, देखते हैं कि तुम में कितना दम है। ये कहकर वो अपने टेंटिकल्स का साइज बढ़ा देती है और उन पर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे बचते हुए वो लोग उसकी टेंटिकल्स को अपने आप से दूर हटाते हैं। और इतने में लिन फेंग अपने ही टेंटिकल से उसके पास आकर उसकी आंखें बंद कर देता है, जिस पर उस लड़की को कुछ भी नहीं दिखाई देता और वो फिर बगैर देखे उन पे हमला करने की कोशिश करती है। पर दूसरी तरफ कॉमेट और लिंगशु दोनों ही एक साथ उस लड़की पर एनर्जी अटैक करते हैं, पर हम देखते हैं कि उन एनर्जी अटैक्स का उस लेडी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में उनसे कहती है कि तुम लोगों ने मुझे हर्ट किया है, अब तो तुम लोग मरोगे। ये कहने की देर थी कि अचानक उसकी बॉडी से फिर से पॉइजनस लिक्विड बाहर निकलने लगता है। उसे देखकर कॉमेट कहता है कि इस अटैक के बाद भी ये जिंदा कैसे है। और यहाँ पे ये लेडी लिन फेंग से काफी तंग आ चुकी थी। वो उससे कहती है कि तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते। वो उसके टेंटिकल से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर लिन फेंग ने भी उसे कस के पकड़ा हुआ था। और यहाँ पे ये अपने टेंटिकल्स के साथ जैसे ही लिंगशु पे अटैक करती है तो लिंगशु अपनी एनर्जी से वापस उसे पीछे धकेल देती है और फिर लियान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देती है और लिंगशु अपनी सोर्ड के साथ एक जबरदस्त अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो गुस्से में आकर बार बार उन पे अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर गावलिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन टेंटिकल्स को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि सब लोग एक साथ मिलके मारो इसे, मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती। ये सुनकर कॉमेट अपनी बुद्धा पावर का इस्तेमाल करके उस पे अटैक करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉमेट के उस अटैक के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा वीक पड़ जाती है और लिन फेंग भी उसे छोड़कर वापस पीछे हट जाता है और कहता है कि लगता है कि अब तो ये नहीं बचने वाली। मगर वो लोग देखते हैं कि वो लड़की अभी भी जिंदा है, जिस पर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये लड़की असल में एक इमोर्टल है। हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा भद्दा हो गया था और वो गुस्से में उन लोगों से कह रही होती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहने के साथ वो अपनी बहुत सारी टेंटिकल्स को एक साथ बाहर निकालती है और हमें दिखाया जाता है कि उन टेंटिकल्स के अंदर बहुत सारी आंखें होती हैं और गावलिन को उसका हुलिया देखकर ही उल्टी आने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। और जैसे ही वो उन लोगों पे एनर्जी अटैक करना शुरू करती है तो वो कॉमेट सबके सामने आकर एक बैरियर बनाकर सबको बचाने की कोशिश करता है, मगर वो लेडी उस पे एक के बाद एक अटैक किए जा रही होती है और उनसे कहती है कि अब तुम भी मेरी तरह मॉन्स्टर बनने वाले हो। ये कहने के साथ अचानक से कॉमेट का वो बैरियर भी पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद वो लोग एनर्जी अटैक्स को रोकने के लिए अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से गावलिन कहती है कि ये पॉइजनस लिक्विड तो मेरी बॉडी को हर्ट कर रहा है। ये कहने के बाद वो लेडी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस लिक्विड को चारों तरफ फैलाने की कोशिश करती है ताकि वो उनके चारों तरफ एक डोमेन बना सके, मगर अचानक वहाँ पे शुयान की एंट्री होती है। शुयान सब कुछ पूरी तरह से रोक देता है और फिर वो सब कुछ रिवर्स करके उस लड़की की मुंह के अंदर वापस डाल देता है, जिस पर वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सबके सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि जब वो लेडी जब अपने ही पॉइजन को निगलती है तो उसकी अपनी ही बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी छोटी छोटी मछलियों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिस पर शुयान कहता है कि अच्छा तो ये एक इमोर्टल थी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सी सोल सेक्ट की एक लीडर सांसोई सेक्ट के डिसाइपल्स पर हमला कर देती है, मगर इतने में वहाँ पे शुयान आ पहुँचता है।
जो कि आते साथ ही टाइम को पूरी तरह से रोक देता है और उसका अटैक वापस उसकी तरफ ही रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से वो लेडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा मछलियां बाहर निकलती हैं। ये देखकर लिन फेंग मास्टर की तरफ भागता हुआ आता है और कहता है कि मास्टर फाइनली आप वापस आ गए। वो सब मास्टर को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं और लिन फेंग मास्टर से कहता है कि आपका ये अटैक तो बहुत ही शानदार था, आप ये अटैक मुझे भी सिखाइए, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं अब इन सी सोल के लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता हूँ। ये सुनकर शुयन कहता है कि सी सोल, ये सुनकर गाओलिन कहती है कि मास्टर अभी आपने जिस लेडी को मारा है ये असल में सी सोल सेक्ट की एक लीडर थी। और फिर लिन शुई कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उस वक्त सी सोल के लोगों ने हर जगह हमला करना शुरू कर दिया और आसपास के जितने भी सेक्ट थे उन्होंने टियानलान सेक्ट से डरना भी छोड़ दिया था और हमें मास्टर जेंग का भी कुछ मालूम नहीं कि वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इसलिए टियानलान सेक्ट के पास कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। पर लगता है कि शायद अब सब कुछ दोबारा से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। मगर एक और बात भी बतानी है, मुझे लगता है कि शायद सी सोल के लोग अभी भी हर तरफ फैले हुए हैं और वो लोग दूसरे सेक्ट पे जाके हमला कर रहे हैं और हमने सोचा भी नहीं था कि वो यू सेक्ट के पास 12 हाल्स हैं और उनमें इतनी भी काबिलियत नहीं कि वो उनका मुकाबला कर सकें। जिसके बाद एल्डर फेंग कहता है कि आखिर ये लोग किस तरह की टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं कि इनकी बॉडी इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सच में ये टेक्निक बहुत ही अजीब सी टेक्निक है। इतने में अचानक उन्हें किसी सेक्ट की बेल की आवाज सुनाई देती है, जिस पर लिन फेंग कहता है कि ये तो सेक्ट की बेल की आवाज है, मगर ये कहाँ से आ रही है। और फिर उन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहता है कि हमारे जिन जोंग सेक्ट पे हमला हो चुका है और अब हमारा सेक्ट पूरी तरह से खत्म होने वाला है। इतने में हमें आसमान में ऊपर से एक एनर्जी गुजरते हुए दिखाई जाती है। उसे देखकर सब लोग फौरन से उसका पीछा करते हैं। असल में जिन जोंग सेक्ट अपने सभी हॉल मास्टर्स को इन्फॉर्म करने के लिए वो बेल बजा रहा था। जिसके बाद हमें उस जिन जोंग सेक्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा उस सेक्ट की बेल बजा रहा होता है और वहाँ पे मास्टर उससे कहता है कि सी सोल के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतने में वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस बेल पे अटैक करके उस बेल को नीचे गिराते हैं, तो वो बेल सीधा उसी लड़के के ऊपर आकर गिरती है जो कि उसे बजा रहा था। और वो ओल्ड मैन देखता है कि उस बेल के गिरने की वजह से उसके उस यंग डिसाइपल की वहीं पे ही डेथ हो जाती है। और फिर वहाँ पे 3 लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे सेक्ट मास्टर को एक चीज से बहुत नफरत है और वो चीज है सेक्ट की बेल, और तुमने तो इसे 12 मरतबा बजाया है, इसलिए ये शोर मचाने की सजा जरूर मिलेगी। हम लोगों ने तुम्हारे सेक्ट के लीडर को तो पहले ही बगैर टिकट के ऊपर पहुंचा दिया है, इसलिए तुम्हारा इस बेल को बजाने का अब कोई फायदा नहीं है। चाहे तुम इसे 12 मरतबा बजाओ या फिर 1200 मरतबा, तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये कहकर वो बंदा अपनी एनर्जी से उस ओल्ड मैन को पकड़कर सीधा उस बेल की तरफ थ्रो करता है। तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक जबरदस्त लाइटिंग आती है जो कि उस ओल्ड मैन को पूरी तरह से जला देती है। ये देखकर वो डिसाइपल्स भी हैरान हो जाते हैं और वो लोग पीछे देखते हैं तो पीछे टियानलान सेक्ट के डिसाइपल्स खड़े हुए होते हैं और उनके साथ शुयान भी होता है। और एल्डर शेन आते साथ ही एक एक डिसाइपल पर अटैक करके उन्हें उठाकर दूर फेंकता जाता है, जिससे वो डिसाइपल वहीं पे ही ढेर हो जाते हैं। और एल्डर शेन उनसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे शेन हाई सेक्ट को जरा से भी मैनर्स नहीं है, तुम लोग बगैर सोचे समझे ही यहाँ पे लूट मार करने के लिए आए हो और आते हुए हमें एक मरतबा हेलो भी नहीं कहा। ये सुनकर वो मास्कमैन कहता है कि अच्छा तो तुम लोग टियानलान सेक्ट से हो, मैंने सुना है कि टियानलान सेक्ट में बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स हैं। मगर फिर याया उससे कहता है कि अगर तुम्हें मालूम ही है तो फिर फौरन से घुटनों के बल बैठकर हमारे मास्टर से माफी मांग लो। मगर वो मास्कमैन इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानता और कहता है कि चलो पहले तुम लोग जरा इस मेरे छोटे से इस मॉन्स्टर से मुकाबला तो कर लो, फिर मैं देखूंगा। ये कहने के बाद वो एक छोटा सा स्टोन उनकी तरफ थ्रो करता है, जिसे देखकर एल्डर शेन कहता है कि ये तो एक छोटा सा स्टोन है। और देखते ही देखते अचानक से वो स्टोन चमकने लगता है और उसका साइज भी बढ़ने लगता है, जिस पर लिन शुई कहती है कि लगता है कि शायद ये अब साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि वो छोटा सा स्टोन देखते ही देखते एक स्टोन मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है। उसके मुंह में बहुत बड़े नोकीले दांत होते हैं और वो एल्डर शेन को देखते ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। तो एल्डर शेन जाते साथ ही उसे एक जबरदस्त पाल्म अटैक से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो फील करता है कि जैसे उसके पाल्म अटैक से सारी एनर्जी गायब हो गई है। वो मॉन्स्टर उसे बहुत ही आसानी से पीछे धकेल देता है, जिसके बाद एल्डर शेन उस पर दोबारा से पाल्म अटैक करने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि इस मर्तबा वो मॉन्स्टर उसके हाथों से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर फिर एल्डर शेन एक दूसरा पंच मारकर उस मॉन्स्टर को वहां से दूर धकेल देता है और दूसरी तरफ एल्डर
एल्डर शेन से कहती है कि ये तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम इस पर जितनी मर्तबा भी स्पिरिचुअल अटैक करोगे ये सारी एनर्जी को खींच लेगा। इतने में वो मॉन्स्टर उस पर दोबारा से आके हमला कर देता है तो एल्डर शेन उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर वो मास्कमैन हंसते हुए कहता है कि तुम तो टियानलान सेक्ट के एक डिसाइपल हो, तुम इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। यहाँ तक कि कोई 9th ग्रेड का इमोर्टल भी इसके आगे नहीं टिक पाता। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसपे याया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहा है। लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होने की कोशिश कर रहा है। और इस तरफ एल्डर शेन उस स्टोन मॉन्स्टर को उठाकर जोर से जमीन में पटक देता है, मगर वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा होकर फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो एल्डर शेन इस मर्तबा उसे एक जोरदार पंच से मारता है, मगर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो एल्डर शेन की एनर्जी को बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो एल्डर शेन फिर से उसे एक पंच मारकर उठाकर दूर फेंक देता है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी से ही फाइट करता है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हें दूसरों की पावर को एब्जॉर्ब करने का बहुत शौक है ना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर एल्डर शेन उसे ऊपर से पकड़कर हवा में ऊपर ले जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर आसपास जितने भी लोग होते हैं उन सबकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो अपने ही मालिक की पावर को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देखकर वो मास्कमैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये आखिर किस तरह की पावर है। वो पावर जैसे ही उस डीमन के अंदर जाती है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से क्रैक होने लगती है और देखते ही देखते एक धमाके के साथ वो बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस पर वो मास्कमैन काफी चौंक जाता है और एल्डर शेन पलक झपकते ही उसके पास पहुंचकर उसे एक जबरदस्त किक दे मारता है, जिससे वो दीवारों से टकरते टकरते एक छत से जा टकराता है और जोर से जमीन पे आ गिरता है। एल्डर शेन के एक ही अटैक की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो एल्डर शेन से कहता है कि क्या तुम में अब भी इतनी एनर्जी बाकी है? लगता है कि मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट करने की गलती की है, मगर तुम ये मत समझना कि तुम ये खेल जीत गए हो। मैं अभी भी हार मानने वाला नहीं हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने अपना एक अटैक किया है। ये कहने के बाद वो एल्डर शेन की तरफ कुछ और स्टोन्स थ्रो करता है। उन स्टोन्स को देखकर एल्डर शेन जैसे ही पीछे हटता है तो वो स्टोन उसका पीछा करते हैं और उसे चारों तरफ से कवर करके उसके चारों तरफ एक पावरफुल डोमेन बना देते हैं, जिसके अंदर एल्डर शेन फंस जाता है। और शुयान जब ये देखता है तो वो कहता है कि अपर रियलम में आने के बाद मैं यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देख रहा हूँ। और दूसरी तरफ एल्डर शेन उस डोमेन को तोड़ने के लिए उस पर एक के बाद एक पंचेस मार रहा होता है, मगर उसके पंचेस से डोमेन टूटने के बजाय उसकी एनर्जी को तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहा होता है। और वो मास्कमैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। ये डोमेन तो 9th ग्रेड के इमोर्टल को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है और तुम्हें इस हाल में देखकर सच में बहुत मजा आ रहा है। मगर एल्डर शेन कहता है मुझे रोक पाना इतना आसान नहीं है। ये कहने के साथ एल्डर शेन जमीन पर जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पूरा पैलेस हिलने लगता है और देखते ही देखते वो पैलेस गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो बैरियर चारों तरफ से एल्डर शेन को अभी भी कवर किए हुए होता है। उसकी एनर्जी बहुत ही तेजी से कंज्यूम हो रही थी, जिसकी वजह से एल्डर शेन भी वीक पड़ रहा था। और वो मास्कमैन उससे आकर कहता है कि चलो अब मान भी जाओ, इतनी स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो इस पूरे सेक्ट को बचाने की बातें कर रहे थे, मगर तुम तो मेरे इस छोटे से डोमेन से बाहर नहीं निकल पा रहे। और दूसरी तरफ एल्डर लुओ फेंग कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब बोर होने लगा हूँ। ये कहकर वो उस मास्कमैन पर एक जबरदस्त एनर्जी लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे वो मास्कमैन अपने आप को बचाकर दूर हट जाता है। और फिर एल्डर लुओ फेंग उससे कहता है कि तुम खुद तो बहुत ही वीक हो, तुम बस अपने इन ट्रेजर्स पे रिलाई कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इन ट्रेजर्स की मदद से पूरी दुनिया पर डोमिनेट करोगे। ये कहने के बाद एल्डर लुओ फेंग एल्डर शेन से कहता है कि मेरे डिसाइपल, क्या तुम्हें अपने मास्टर की हेल्प चाहिए? ये सुनकर एल्डर शेन कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इससे बाहर नहीं निकल पाया तो मैं इसे पूरी तरह से ही खत्म कर दूंगा, जैसे मैंने पहले वाले मॉन्स्टर को किया था। मगर शुयान कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय करने का कोई फायदा नहीं है, इस तरह मजा नहीं आएगा। ये कहकर शुयान अपनी एनर्जी सीधा उस पावरफुल डोमेन की तरफ रिलीज करता है, जो कि सीधा जाके उससे टकरा जाती है। और हम देखते हैं कि शुयान की एनर्जी टकराते ही वो डोमेन पूरी तरह से रिफाइन होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ वो वॉरियर भी एनर्जी फॉर्म में उसके साथ रिफाइन हो जाता है और वो एनर्जी की फॉर्म में एल्डर शेन के हाथों में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि एल्डर शेन के हाथ पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब एल्डर शेन के हाथ पूरी तरह से स्टील के बन चुके हैं। ये देखकर याया कहता है कि मास्टर आप तो सच में जबरदस्त हैं। और फिर शुयान एल्डर शेन से कहता है कि ये स्टोन असल में
किसी तरह के भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हम इसे जिस तरह चाहें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब तुम्हारे पास बहुत ही पावरफुल हैंड्स हैं। तुम इन्हें हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। ये सुनकर एल्डर शेन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए शुयान के पास आकर गिड़गिड़ाने लगता है, जिस पर शुयान उससे कहता है कि अपना रोना बंद करो। तो एल्डर शेन शुयान को गुस्से में देखकर रोना बंद कर देता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें वो यू सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे 12 हॉल मास्टर्स बैठे हुए होते हैं और वहीं पे एक डिसाइपल आकर न्यूज देता है और कहता है कि हमारे सूत्रा पवेलियन पर दूसरे सेक्ट ने कब्जा कर लिया है। ये सुनकर सभी हॉल मास्टर्स को एक जोरदार झटका लगता है, मगर इतने में वहाँ पे एक और डिसाइपल आता है और कहता है कि हमारा टिबेटन स्क्रिप्चर पवेलियन भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और फिर दूसरा डिसाइपल कहता है कि हमारी वैली पर भी कब्जा हो चुका है। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि लगता है कि शायद अब हमें अपने सेक्ट को अच्छे से गार्ड करना होगा। मगर फिर एक और डिसाइपल आता है और वो कहता है कि हमारा जिंक्सू सेक्ट पर कब्जा नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत है। ये सुनकर वो मास्टर बहुत खुश होता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए हमें उन लोगों के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। मगर फिर वो डिसाइपल कहता है कि मास्टर, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सेक्ट के लोगों ने हमारे सेक्ट को नहीं बचाया, बल्कि उन्हें बचाने वाले टियानलान सेक्ट के लोग हैं। ये सुनते ही वो सब लोग चौंक जाते हैं और एक मास्कमैन खड़ा हो जाता है और कहता है कि टियानलान सेक्ट के पास तो बहुत ही पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मौजूद हैं और ऐसा कहा जाता है कि फ्री रियलम टियानलान सेक्ट की टेरिटरी में ही आता है और मेरे ख्याल से हम लोगों को उनकी हेल्प लेनी चाहिए। हम लोग उनकी लीडरशिप में अपने आप को बचा भी सकते हैं और अपने दुश्मन को धूल भी चटा सकते हैं। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद एक मास्टर कहता है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हमारे वुयिन टेरिटरी में हमेशा हमारी प्रिंसेस ने ही चार्ज संभाला है और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास अभी कोई लीडर नहीं है, तो फिर आप लोग हमारे शेन हाई को एक मौका दीजिए। हम लोग आपका चार्ज संभाल सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं। मगर वो सेक्ट मास्टर उसके पास आता है और उससे कहता है कि चेंग, आप बिल्कुल शांत हो जाएं। हमारा वुयू सेक्ट सब लोगों को बिल्कुल बराबर का मौका देता है और आपके शेन हाई को भी जरूर मौका मिलेगा। मगर फिलहाल हमें ओवरऑल सारी सिचुएशन पर फोकस करना होगा, क्योंकि कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। हर तरफ से हम पर अटैक हो रहे हैं। ये कहने के बाद वो एक मास्टर से कहता है कि एक डिसाइपल को भेजो ताकि वो लोग टियानलान सेक्ट के लोगों को इनवाइट करें। ये कहने की देर थी कि अचानक हमें लिंगशु की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टियानलान सेक्ट अब खुद यहाँ पे आ चुका है। तो टियानलान सेक्ट को वहाँ पे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और लॉर्ड चेन तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि 12 हॉल मास्टर्स एक जगह मौजूद होते हैं और वहाँ पे एक डिसाइपल उन्हें आकर बताता है कि हमारे बहुत सारे सेक्ट पर दूसरे सेक्ट ने कब्जा कर लिया है। ये बातें सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मगर फिर एक और डिसाइपल आके बताता है कि हमारे कुछ सेक्ट अभी भी बचे हुए हैं जिन्हें टियानलान सेक्ट ने बचाया है। ये सुनने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग टियानलान सेक्ट की लीडरशिप में अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। और इतने में शुयान भी वहाँ पे आ पहुँचता है। उसे देखकर वो लोग सब हैरान हो जाते हैं। इतने में हॉल मास्टर उसके आगे झुक जाता है, उसे अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर लॉर्ड शेन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमारा लीडर नहीं है, हमारा लीडर तो ज़ेंग बाइशी है। मगर शुयान उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वुयू पैलेस का मास्टर शुयान से कहता है कि मेरा वुयिंग पैलेस, टोंग बाओ और टाइशेन अभी पैलेस आपके हाथ में है। अब मेरे उन दो पैलेस को आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि अगर वो हैं तो मेरा वुयू पैलेस है, अगर वो नहीं तो वुयू पैलेस की भी कोई अहमियत नहीं। ये कहने के बाद वो सारे के सारे मास्टर्स शुयान के आगे आकर झुक जाते हैं और उसे अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद लॉर्ड चेन भी सिचुएशन को देखता है तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता, जिस पर वो भी शुयान के आगे आकर झुक जाता है और उसे अपना नया लीडर एक्सेप्ट कर लेता है। और पैलेस मास्टर शुयान से कहता है कि हमारे सभी सेक्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि बहुत जल्द हमारा वुयू पैलेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि आप इसके लिए क्या डिसीजन लेने वाले हैं, पर हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। जिसके बाद
शुयान कहता है कि जेंग बाइशी काफी देर से ये सारा ड्रामा देख रहा है मगर वो अभी भी बाहर नहीं आ रहा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और इतने में हमें दिखाया जाता है कि दरवाजा हल्का सा खुलता है, अंदर कोई आता है और हमें उन सभी हॉल मास्टर्स के ऊपर कोई आदमी चलता हुआ आता हुआ दिखाई देता है। वो शख्स असल में जेंग बाइशी ही था। उसे वहाँ पे देखकर लॉर्ड चेन कहता है कि जेंग बाइशी तुम जिंदा हो, तुम इतने दिन तक कहाँ थे? हमें तुम्हारी जरूरत थी, एक लीडर होने के नाते तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए था। मगर जेंग बाइशी उसे चुप कराते हुए सीधा शुयान के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मैं अपना वरी फ्री लैंड तुम्हें दे रहा हूँ, उम्मीद है कि ये छोटी सी मछलियाँ तुम्हें तंग नहीं करेंगी। ये सुनकर शुयान उसे कोई जवाब नहीं देता और याया आगे आकर कहता है कि इस ओल्ड मैन की हिम्मत तो देखो, वो उन 8 ग्रेड के इमोर्टल्स को छोटी मछलियाँ कह रहा है, जबकि वो जानता है कि शेनहाई जिंग के सभी वॉरियर्स इलाइट वॉरियर्स हैं, सब के सब अर्थ इमोर्टल लेवल के वॉरियर्स हैं। उन्हें मारने के लिए तो कम से कम भी महीना भी लग सकता है और तुम उन लोगों को मामूली सी मछलियाँ कह रहे हो। ये सुनकर वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिस पर लॉर्ड चेन गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर का मजाक उड़ाने की। मगर दूसरी तरफ जेंग बाइशी कहता है कि फिलहाल इस कंडीशन में तो मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं नहीं जानता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मगर क्योंकि तुमने मुझे बाहर आने के लिए कहा है तो इसीलिए मैं बाहर आया हूँ। उम्मीद है कि तुम्हारे पास इसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन होगा। ये बात सुनकर लॉर्ड चेन भी हंसने लगता है, मगर दूसरी तरफ शुयान थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि सोल हेवन इन्फिनिट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। सुनते ही बाईशान के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हें उस सोल हेवन इन्फिनिट फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता है? मैंने आज तक उसे यूज नहीं किया, मैंने उसे बहुत लंबे टाइम से छुपा कर रखा है। ये कहकर वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज के दिन यूज नहीं करूंगा तो फिर इसका फायदा ही क्या। ये कहने के बाद वो इन्फिनिट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे वंडरलैंड का एरे बनाता है, जिसे देखकर वो सब के सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जिसके बाद कुछ और बंदे कहते हैं कि ये तो पूरा का पूरा हमारा वरी फ्री वंडरलैंड है। तो जेंग बाइशी उन्हें बताता है कि जब मैंने इस वंडरलैंड को एस्टेब्लिश किया था तो उस वक्त मैंने इसके अंदर 12 अलग अलग सेक्ट बनाए थे, ताकि कभी भी कोई भी हमारे वुयू पेरिस पर हमला करने के लिए आए तो हम लोगों को उनका पहले से ही पता चल जाए और हम वक्त रहते ही उन्हें वहीं पे ही रोक दें। और फिर वो शुयान से कहता है कि तुमने जो फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए कहा था वो मैंने कर दी है। इतने में लिन शुई की आवाज आती है, वो कहती है कि इस एरे के ऊपर ये रेड डॉट्स क्या हैं? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि इन रेड डॉट्स वाली जगह पे शेनहाई जिंग के लोगों ने अटैक किया है? तो मास्टर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, मगर इस एरे को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे वरी फ्री वंडरलैंड में हमारे दुश्मन कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं और किस जगह लड़ाई चल रही है, ये सब कुछ हमें यहाँ से सिर्फ दिखाया जा सकता है, मगर हम इस मैप के जरिए वार पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकते। मगर शुयान कहता है कि शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते। ये कहने के बाद वो उस स्टोन को वापस बाहर बुलाता है, जिसे देखते ही जेंग बाइशी कहता है कि मुझे ये कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और दूसरी तरफ शुयान उससे कहता है कि जाओ और जाकर 8 ग्रेड के सभी इमोर्टल्स को खत्म कर दो। ये सुनते ही वो स्टोन सीधा उस एरे के ऊपर आ जाता है और गोल गोल घूमने लगता है, जिस पर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। और फिर वो स्टोन अचानक से बाहर आ जाता है और बाहर आकर उसी एरे को दोबारा से एक्टिवेट करता है और इस मर्तबा उस एरे के ऊपर हमें लाइटनिंग भी दिखाई जाती है, जिस पर वो लॉर्ड चेन कहता है कि ये स्टोन तो बस पहले वाले के मुकाबले में बहुत बड़ा एरे बनाकर दिखा रहा है, इससे ज्यादा बढ़कर इसने कुछ भी नहीं किया। और इस तरफ जेंग बाइशी शुयान से कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो शुयान कहता है कि हर वो शख्स जो कि मुझे ऑफेंड करेगा उसकी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में होगी। ये कहने के बाद शुयान जैसे ही चुटकी बजाता है तो अचानक उस स्टोन के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और हमें उस वंडरलैंड में एक सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे शेनहाई जिंग के लोगों ने कुछ डिसाइपल्स को काफी बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था, मगर अचानक उनके ऊपर एक लाइटनिंग आकर गिरती है, जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये देखकर वो डिसाइपल भी चौंक जाते हैं कि अचानक से ये लाइटनिंग कहाँ से आई। और फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही रेड लाइटनिंग आती है। वो रेड लाइटनिंग जैसे ही उन डिसाइपल्स पर गिर रही थी वो वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, जिस पर उनके लीडर भी परेशान हो गए थे कि आखिर हम पे हमला कौन कर रहा है और ये किस तरह का अटैक है।
ये कहने के साथ वो अटैक उस पर भी आकर गिरता है और वो भी वहीं पे ही खत्म हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग लिन फेंग को देखते हैं, वो भी कुछ वॉरियर से लड़ रहा था, मगर अचानक वहाँ पे वही सेम लाइटनिंग आती है जो कि वहाँ मौजूद सभी वॉरियर्स का काम तमाम कर देती है। ये देखकर लिन फेंग कहता है कि अभी तो लड़ाई सिर्फ शुरू हुई थी और अभी तो सिर्फ मजा आने लगा था, मगर ये वॉरियर्स तो अपने आप ही मरते जा रहे हैं। ये सुनकर गावलिन कहती है ये तो और भी अच्छी बात है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर दूसरी तरफ कॉमेट को पता चल जाता है कि ये कौन कर रहा है। वो सबको बताता है कि ये सब कुछ मास्टर ने किया है। जिसके बाद वो सब लोग उस मैप को देखते हैं तो कहते हैं कि ये नामुमकिन है। और ज़ेंग बाइशी भी चौंक जाता है और कहता है कि सिर्फ कुछ ही देर में सभी इमोर्टल्स खत्म हो गए, सिर्फ 12 ही इमोर्टल्स वहाँ पे बचे हुए हैं। आखिर शुयान ये सब कुछ कैसे कर सकता है। जिसके बाद शुयान अंदर वापस चला जाता है और दूसरी तरफ वुयू पैलेस का मास्टर भी हैरान रह जाता है और वो लॉर्ड चेन से कहता है कि हजारों इमोर्टल्स को शुयान ने पल भर में ही खत्म कर दिया। आखिर ये किस तरह की पावर है। ये कहने के बाद याया उनके सामने आ जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम लोग मेरे मास्टर की पावर को देखकर काफी सरप्राइज हुए हो। मेरा मास्टर जो चाहे वो कर सकता है, उसके बस में हर चीज है और तुम सब लोग बहुत ही लकी हो कि तुम मेरे मास्टर की पावर को अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हो। और इतने में एल्डर शेन उनके सामने आकर कहता है कि मैं स्काई ब्लू सेक्ट का एक सीनियर लीडर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग हमारे स्काई ब्लू सेक्ट के साथ बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करो और तुम लोग हमारे वफादार बनो। उम्मीद है कि हमारी बात तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिस पर वो सब कहते हैं कि हम समझ गए। मगर लॉर्ड चेन गुस्से में सीधा शुयान के पास जाने लगता है। अंदर शुयान बैठा हुआ था तो लॉर्ड चेन उसके सामने आ जाता है और वुयू पैलेस के मास्टर को लगा कि शायद वो कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा, मगर वो शुयान के आगे झुक जाता है और उसे अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद लिन शुई उन सब लोगों से कहती है कि अब तुम सब लोगों की बारी है, तुम सब लोग अपनी वफादारी का सबूत दो और अभी सिर्फ 12 हॉल मास्टर्स बाकी हैं। उम्मीद है कि आप लोग उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करेंगे। जिस पर वो सब के सब हाँ कहते हैं। अगले सीन में हम लोग एल्डर शेन और एल्डर लुओ फेंग को देखते हैं। वो दोनों ही एक जगह बैठकर गेम खेल रहे थे। इतने में अचानक ज़ेंग बाइशी की आवाज की वजह से एल्डर शेन के हाथ से एक छोटा सा स्टोन गिर जाता है और वो गलत जगह गिरता है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर एल्डर लुओ फेंग उसे उठाने नहीं देता। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग ज़ेंग बाइशी को देखते हैं। वो शुयान के साथ बातें करते हुए कहता है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की ताकि मैं पता लगा सकूं कि आखिर वो कॉज और इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है। इस स्टोन को देखने के बाद मुझे पता चला कि ये तो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर है। मगर फिर शुयान को देखकर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मॉन्स्टर नहीं हो सकता। पर पिछले कई सालों से मैंने इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कितनी कोशिश की, मगर हमेशा मैं कामयाब नहीं रहा। वो ओल्ड मैन क्यों हमेशा मेरे साथ कुछ न कुछ ट्रिक करता है। वो हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहता है। उसी ने मुझे ये फॉर्मेशन दी थी, मगर उसने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मगर शुयान उससे कहता है कि मास्टर ने तुम्हें वो टियान वूजी फॉर्मेशन देकर एक हिंट दी थी। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी भी हैरान हो जाता है और फिर शुयान उससे कहता है कि तुमने इस फॉर्मेशन की आइस को ही मिस कर दिया है। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी कहता है कि चलो अब छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हारा मास्टर बहुत चालाक है, उसके पास हजारों ट्रिक्स हैं, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मगर फिर शुयान उससे कहता है कि चलो मुझे अब कुछ गॉड्स के बारे में बताओ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग ज़ेंग बाइशी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। इतने में शुयांग उससे गॉड्स के बारे में पूछता है और कहता है कि गॉड्स के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो ज़ेंग बाइशी शुयांग से ही उल्टा सवाल कर देता है कि तुम बताओ, तुम गॉड्स के बारे में क्या कुछ जानते हो। ये सुनकर शुयान उसी से पूछता है तुम बताओ कि क्या मुझे गॉड्स के बारे में पता होगा। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि तुम्हारे इस छोटे मॉन्स्टर को लगता है कि शायद इसे तुम्हारे मास्टर ने ही यहाँ पे फंसाया है, मगर हजारों साल गुजर चुके हैं, मुझे सही से मालूम भी नहीं कि आखिर वो सोचता क्या है, मगर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। ये सुनते ही याया उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम और जूशियान दोनों ही बहुत ही गहरे दोस्त हो और तुम्हारी दोस्ती पिछले हजारों सालों से है, तो फिर तुम्हें तो उसने बहुत कुछ बताया होगा। सच में अगर उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी दोस्ती बहुत ही खोखली है। ये सुनते ही ज़ेंग बाइशी उससे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं भी बिल्कुल उसके ही जैसा हूँ। मुझे फ्लाइंग ड्रैगन्स और बर्ड्स को पकड़ना बहुत पसंद है, खास तौर पर तुम्हारे जैसे
फ्लाइंग बर्ड्स को। ये सुनते ही याया काफी डर जाता है और शुयान के पीछे जाके छुप जाता है और कहता है कि मास्टर जरा आप सुने तो सही ये क्या कह रहा है। जिसके बाद शुयान कहता है कि जायंट गोड थंडर पावर और फेरी वर्ल्ड इन दोनों के बीच में क्या हुआ है। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी कहता है कि अच्छा तो तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सामना करना पड़ेगा। जिस पर शुयान उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डरता हूँ? मेरे लिए ये तो मामूली सी बात होगी। जिसके बाद ज़ेंग बाइशी डिसाइड कर लेता है कि वो उसे सारी सच्चाई के बारे में बताएगा और वो शुयान से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताकर ही जाऊंगा। आज से हजारों साल पहले हमारे फेरी वर्ल्ड में कुछ बहुत ही अजीब से इमोर्टल्स जैसे लोग आए थे। उन्होंने आते साथ ही फेरी वर्ल्ड पे हमला कर दिया था, जिसमें वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। और ज़ेंग बाइशी उन लोगों को बचाने के लिए अपनी यिन यांग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसमें उसके कुछ डिसाइपल भी उसका साथ देते हैं ताकि वो लोग उस अटैक को रोक सकें। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा हाथ उनकी तरफ आ रहा होता है और जैसे जैसे वो उनके करीब आता है उसका एक ग्रेविटी प्रेशर ऊपर पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी वो पूरी शील्ड टूट जाती है। और ज़ेंग बाइशी उसके साथ फाइट करने के लिए डिसाइड करता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक से वहाँ पे मास्टर जूशियान आ जाता है। ये देखकर ज़ेंग बाइशी हैरान हो जाता है क्योंकि मास्टर जूशियान अपनी सोड निकालते ही उस जायंट हैंड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद ज़ेंग बाइशी को मास्टर जूशियान की असल पावर के बारे में पता चल जाता है, जिस पर वो खुद भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। और दूसरी तरफ याया कहता है कि इसका मतलब ये है कि मास्टर जूशियान बहुत ज्यादा पावरफुल है और लगता है कि शायद आज से हजारों साल पहले मुझे भी उसी ने ही हराया होगा। और दूसरी तरफ शुयांग ज़ेंग बाइशी से कहता है कि तुम आगे बताओ। तो ज़ेंग बाइशी कहता है मैंने तुम्हारे मास्टर को उस दिन के बाद से फॉलो करना शुरू किया था और मैंने उसके साथ मिलकर उन 9 इमोर्टल लॉर्ड्स के साथ फाइट की थी। वो सब लोग साइज में बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ही पावरफुल थे। वो सब के सब उस फेरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार खड़े थे। और दूसरी तरफ फेरी वर्ल्ड के सारे ही मास्टर्स मास्टर जूशियान की लीडरशिप में उनका मुकाबला करने के लिए आए थे। और मास्टर जूशियान उस लाइटनिंग लेडी पर एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करता है तो वो लाइटनिंग लेडी भी उस पे एनर्जी अटैक करती है। दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकराते ही सीधा फेरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, जिससे फेरी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाती है। ये पावर देखकर ज़ेंग शियान के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मगर आज मैं तुम लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है हम अपने फेरी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? ये कहने के साथ ही वो अपनी पूरी पावर अपनी सोर्ड में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसकी सोर्ड का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और फिर वहीं पे मौजूद एक दूसरा मास्टर कहता है कि हम लोग वीक जरूर हैं मगर हम हार नहीं मानेंगे। ये कहने के साथ वो अपनी फायर पावर को उस जायंट सोर्ड के साथ मर्ज कर देता है और मास्टर जूशियान बाकी मास्टर्स के साथ तेजी से उन गोट्स की तरफ आगे बढ़ता है। और पीछे खड़ा हुआ एक मास्टर अपनी जायंट सोर्ड के साथ जबरदस्त अटैक करता है, मगर हम देखते हैं कि मास्टर जूशियान जैसे ही जाते ही उस गोट से टकराता है तो उससे एक जबरदस्त धमाका होता है, जिस धमाके से ज़ेंग बाइशी पूरी तरह से जख्मी होकर दूर जा गिरता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि बाकी सारे इमोर्टल्स भी वो जंग हार रहे हैं। ये देखकर वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है और वो शुयान को बताता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर वो 9 बड़े मॉन्स्टर्स क्या थे, मगर मुझे लगता है कि शायद उन्हें गोट्स कहते हैं। ये सुनकर शुयान कहता है कि क्या गोट्स? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें गोट्स कहना भी चाहिए? और दूसरी तरफ याया उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर मिस्टर जूशियान वो ये फाइट कैसे जीता? तो ज़ेंग बाइशी उसे बताता है कि जब मुझे होश आया तो वो 9 इमोर्टल उस जंग में मारे गए थे और उन 9 एंशिएंट गोड्स की मुझे कहीं पे भी कोई ब्रीथ फील नहीं हो रही थी। और तुम्हारे उस मास्टर ने अकेले ही उन 9 गोड्स को मारकर खुद ही एक गोड किलर बन गया। मैं उसे हजारों सालों से जानता था मगर मैंने कभी भी उसकी इस तरह की पावर के बारे में कभी नहीं जाना था। मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हारा मास्टर गोड से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सोच सोच कर ही उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस पर याया उसे कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें?
तो शुयान उस स्टोन को उसकी तरफ भेजता है, जो कि उसके सिर के ऊपर आकर उसे फिर से पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है। और ज़ेंग बाइशी बताता है कि इस जंग के बाद फेरी वर्ल्ड काफी डैमेज हो चुका था, मगर वरी फ्री लैंड वो बिल्कुल सही सलामत था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मिलू और नांटियान और सी और माउंटेन ये भी बिल्कुल सही सलामत थे। सब कुछ जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही अपनी जगह मौजूद था। तो याया कहता है कि अच्छा, तो फिर आखिर ये गॉड्स किसके लिए यहाँ पे आए थे? तो शुयान कहता है कि वो मास्टर के लिए आए थे। ये सुनते ही ज़ेंग बाइशी हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तो फिर आखिर उसके पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो 9 मॉन्स्टर पूरे फेरी वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करने वाले थे? तो शुयान उसे बताता है कि असल में जो कुछ तुमने देखा था वो रियलिटी नहीं थी, मगर उसके कॉज और इफेक्ट वो रियल थे। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि मैं अपने पास्ट को अब याद भी नहीं करना चाहता। अब हमारे फेरी वर्ल्ड का फ्यूचर सिर्फ ये फेरी किंगडम है और मैं चाहता हूँ कि इसका फ्यूचर तुम संवारो। तुम ही हो जो कि इसे दुश्मनों से बचा सकते हो। ये सुनते ही याया परेशान हो जाता है और कहता है कि ओल्ड मैन, ये तुम क्या पहेलियां बुझा रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं बता देते कि आखिर उन जायंट्स की डेड बॉडीज कहाँ हैं? ये सुनकर ज़ेंग बाइशी से कहता है तुम्हें जानना है तो फिर तुम अपने ओल्ड मास्टर जूशियान से क्यों नहीं पूछते? क्योंकि जब जंग हुई थी तो वो अचानक कहीं गायब हो गया था और फिर हजारों साल के बाद जब वो वापस आया तो उसने कहा कि उसने सब कुछ बिल्कुल सेट कर दिया है, हर चीज बिल्कुल ओके हो गई है, अब फेरी वर्ल्ड को कोई खतरा नहीं। पता नहीं इतने लंबे टाइम तक वो कहाँ था और क्या कर रहा था। तो शुयान कहता है कि जरूर मास्टर के पास कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ रीजन होगा, जिस पर ज़ेंग बाइशी उससे कहता है कि तुम और तुम्हारा मास्टर एक दूसरे पर काफी भरोसा करते हो, मगर पिछले कुछ सालों से मैं उसके साथ बहुत ज्यादा डिसएग्री करने लगा हूँ। मुझे अब उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब मैं सिर्फ तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि अगर फ्यूचर में कोई भी एक गॉड वापस आ गया तो फिर क्या तुम हमारे इस फेरी वर्ल्ड को उस गॉड से बचा पाओगे? क्या तुम हम लोगों को डिफेंड करोगे? ये सुनकर शुयान कहता है कि क्या गॉड्स वापस आएंगे? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पहले ही गॉड्स पावर से भरा हुआ हूँ। ये कहकर वो अपनी पावर जैसे ही शो करता है तो ज़ेंग बाइशी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल सेम वैसी ही पावर है जैसी कि इसके मास्टर के पास है, ये भी बिल्कुल अपने मास्टर की तरह है। और दूसरी तरफ शुयान अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, आपने मुझे कहा था ना कि मैं बस घुमा फिरा करूं और एंजॉय किया करूं, तो अब वक्त आ गया है कि मैं ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर लूं। जिसके बाद हमें उस सेक्ट के बाहर बहुत सारे मास्टर्स को दिखाया जाता है। वो सब के सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में अचानक शुयांग वहाँ पे आ जाता है। तो रेंशुई मास्टर को बताती है कि मास्टर, वुयू टेरिटरी में जितने भी लोग थे हमने उन सबको खत्म कर दिया है, अब यहाँ पे हमारा कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बचा। तो शुयान कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मगर इस वक्त मैं माउंटेन और सी की तरफ जा रहा हूँ। तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और वुयू सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है। ये कहने के बाद सब लोग कहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये कहने के साथ ही ये तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है शुयान सानियान और याया को लेकर कहीं जा रहा होता है और फिर याया कहता है कि फाइनली हम लोग माउंटेन एंड सी में आ गए हैं और अब हम लोग यहाँ के लोगों को बताएंगे कि हम टियानलान सेक्ट के लोग क्या हैं। वो लोग हमें इग्नोर कर रहे थे, अब हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो लोग हमें दोबारा कभी इग्नोर नहीं करेंगे। इतने में सानियान को अचानक कुछ दिखाई देता है तो वो कहती है कि सामने वहाँ पे कुछ लोग हैं और हम देखते हैं कि कुछ लोग उनके सामने खड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखते ही याया बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है कि अरे वाह, क्या टाइमिंग है, ये लोग तो बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, मेरा तो बस अभी लड़ाई का मूड ही बना था। चलो इन लोगों को बताते हैं कि डीमन किंग की पावर क्या होती है। ये कहने के साथ ही वो अपनी एनर्जी जैसे ही जनरेट करने लगता है तो वो सब लोग याया के ऊपर से कूदते हुए तेजी से शुयान और सानियान के सामने आ जाते हैं और उन्हें आकर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से जाने में देर हो जाए। तो सानियान कहती है कि हम लोग कहाँ जाएं और तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं कि तुम सब लोगों को क्योंगशी हॉल जाना चाहिए। क्या तुम लोगों ने क्योंगशू हॉल के बारे में नहीं सुना? वहाँ तुम लोगों को जाना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे वुयू सेक्ट ने कुछ दिन पहले एक फॉर्मेशन सेट की थी।
ये फॉर्मेशन इतनी खतरनाक थी कि इसने यहाँ मौजूद जितने भी इमोर्टल्स थे उन सबको खत्म कर दिया है। कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचा, इसलिए तुम लोग यहाँ से जल्द चले जाओ। क्योंकि हाल तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट जगह होगी। वहाँ पे तुम्हें न सिर्फ वाइन और चाय मिलेगी, बल्कि वहाँ पे तुम लोग काफी एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे हर रोज कोई ना कोई पार्टी होती है। ये सुनकर याया शुयांग से कहता है कि मास्टर, आपने सुना, वहाँ पे हमें चाय और वाइन भी मिलेगी। मुझे लगता है कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। वहाँ पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ भाड़ भी होगी। चलो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो शुयांग कहता है कि अगर तुम कह रहे हो तो फिर हम लोग वहाँ पे एक बार जाकर देख सकते हैं। ये कहने के बाद वो लोग सीएन माउंटेन सिटी की तरफ आते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे अच्छे खासे लोग मौजूद हैं और वो सब के सब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। इतने में एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि मुयुन सेक्ट का लीडर मारा गया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग एक ही बात कर रहे होते हैं। और फिर एक बंदा कहता है कि मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था, वो भी रेस्क्यू हो गई है। और फिर वो लोग आगे खड़े हुए दो लोगों को देखते हैं। वो लोग उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मैं कीशेन एंसेस्टर के बिल्कुल पास खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। मैंने सुना था कि मोयुन सेक्ट के लीडर ने उनका रास्ता रोका था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे मार दिया है। और लगता है कि शायद अब मोयुन सेक्ट उनसे बदला लेने के लिए यहाँ पे जरूर आएगा। वहाँ पे हर बंदा किसी न किसी के साथ बातें करने में बिजी था। ये देखकर याया कहता है कि ये जगह मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। हम डीमंस भी इतने ज्यादा अजीब हरकतें नहीं करते। और फिर वो लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सड़क किनारे एक इंस्ट्रूमेंट बजाकर पैसे इकट्ठे कर रही होती है। इतने में वहाँ मौजूद लोग उसके इंस्ट्रूमेंट की आवाज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनके सिर में दर्द होने लगता है। इतने में एक बंदा गुस्से में वहाँ पे आता है और कहता है कि अपना ये बेकार सा इंस्ट्रूमेंट बंद करो, इससे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वो उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारने वाला होता है कि अचानक से वो रुक जाता है, क्योंकि वो उस लड़के की तरफ देख लेता है। उसकी आंखें बहुत ही अजीब सी होती हैं। जिसके बाद वो लड़की उनसे कहती है कि मैंने 2 साल बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की थी, मगर डीमन सी सेक्ट ने मुझे अपने सेक्ट से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली और मेरी एक टांग भी तोड़ दी। मैं तो बस अपने मास्टर का एक ख्वाब पूरा करना चाहती थी। मैं पूरी दुनिया में जाकर अपने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहती हूँ। उस लड़की की बातें सुनकर वो सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। और वो लड़की उन लोगों को और भी ज्यादा इमोशनल करने के लिए उन सबसे कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हर हाल में अपने मास्टर का ड्रीम पूरा करूंगी और उसके लिए मुझे तुम सब लोगों की जरूरत है। उम्मीद है कि तुम सब लोग मेरे मास्टर का ड्रीम पूरा करने में मेरी मदद करोगे। उसकी बातें सुनकर वो सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम तुम्हारी हर सूरत मदद करेंगे। वो लोग अपने हर तरह के ट्रेजर्स को उसकी तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं, जिस पर वो लड़की बहुत खुश होती है। और सानियान जब ये देखती है तो वो कहती है कि ये लड़की सच में बहुत ही बदकिस्मत है, इसके साथ ऐसा हुआ है, मगर इसे मदद की जरूरत है, इसलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो अपना एक क्यांची ट्रेजर उसे दे देती है और कहती है कि काश मैं इसकी और भी ज्यादा मदद कर पाती। और फिर याया कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि मैंने आज से कई हजार साल पहले कुछ पिल्स खाई थी, मगर मेरे पेट में वो अब खत्म हो चुकी हैं, इसलिए इसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर वो पिल अभी भी होती तो मैं उसे फौरन से उगलकर इसे दे देता। मगर शुयांग उनसे कहता है कि ये सब कुछ धोखा है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर सानियान कहती है कि मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं, ये लड़की हमसे झूठ बोल रही है? तो मास्टर कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। और दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ज्यादा ट्रेजर्स इकट्ठे कर चुकी होती है और उन सब लोगों को थैंक्स कह रही होती है। मगर शुयान कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। इतने में एक लड़का गुस्से में शुयान के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता उस लड़की के साथ कितना जुल्म हुआ है? उसकी आंखें तो चली गई, साथ में उसकी टांग भी तोड़ दी गई है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इन ट्रेजर्स की खातिर अपनी टांग और अपनी आंखें गवाएगी? तो शुयांग कहता है कि हाँ। और दूसरी तरफ वो लड़की जैसे ही शुयांग की तरफ पलट कर देखती है तो शुयांग अपनी आइस पावर की मदद से उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है और उस ब्लास्ट से सब लोग दूर जा गिरते हैं। और एक बंदे की झोली में उस लड़की का सिर आकर गिरता है। वो असल में एक डमी होती है, जिसे देखकर वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की एक रियल लड़की नहीं थी बल्कि एक डमी थी। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी हर्ट हुई होती है, क्योंकि शुयान ने उसके पपेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिस पर वो खुद भी हैरान होकर कहती है कि आखिर ये है कौन जिसने मेरे पपेट को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर दिया।
इतने में अचानक वहाँ पे उसकी एक जूनियर सिस्टर आती है जो कि उससे कहती है कि सारी तैयारियां हो गई हैं, पार्टी जल्दी शुरू हो जाएगी। और ओनर ने कहा है कि इस मर्तबा उसने बहुत ज्यादा इमोटल्स को इनवाइट किया है और हो सकता है कि इस मर्तबा हम लोग बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करें। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब पार्टी शुरू होती है तो सब लोग पार्टी में बैठे हुए एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ मौजूद एक बंदा सेक्ट मास्टर से कहता है कि आप इस मर्तबा कितने पैसे डोनेशन में देने वाले हैं। तो वो कहता है कि मैं इस मर्तबा 3 लाख स्पिरिट स्टोन दूंगा। और फिर हमें वहाँ पे हान जोयून को दिखाया जाता है, वो भी अपनी पूरी दौलत देने को तैयार था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब लोग किसी जादू के असर में हैं। वो सब के सब अपनी पूरी जायदाद और सारे ट्रेजर्स वहाँ पे डोनेशन के लिए देने के लिए तैयार थे। इतने में एक बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास सबसे खास ट्रेजर है जो कि मैं उस लड़की को दूंगा और मुझसे बढ़कर किसी का भी ट्रेजर कीमती नहीं है। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक दूसरा बंदा कहता है कि आखिर इसके ट्रेजर में ऐसा क्या खास है जो ये इतना अकड़ रहा है, क्यों ना इसके ट्रेजर को मैं चुरा लूं। फिर मैं देखता हूँ कि इसके ट्रेजर में ऐसा क्या है जो इस पे ये इतना अकड़ रहा है। और फिर वहाँ पे एक और बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि सब लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे शोर से तंग आ गया हूँ। इन लोगों को आपस में यूं बातें करता हुआ देखकर सानियान कहती है कि मास्टर आप माने ना माने पर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब बात जरूर है। तो शुयान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब लोग किसी मैजिक के असर में हैं। किसी ने इन पर किसी तरह का कोई जादू किया हुआ है। ये सुनकर याया कहता है कि ये ट्रिक सच में बहुत ही अजीब सी है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की मैजिक पावर के बारे में नहीं सुना। तो शुयान कहता है कि इस मैजिक के असर में सिर्फ यही लोग नहीं हैं, बल्कि हम लोग शुरू में जिन लोगों से मिले थे, जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा था, वो लोग भी इस मैजिक के ही असर में थे। इस मैजिक को कास्ट करने वाला जो भी बंदा है सच में वो इस मैजिक में एक्सपर्ट है। ये सुनकर सानियान कहती है कि मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग जिन लोगों से मिले थे वो यहाँ से हजारों मील दूर है, किसी का मैजिक इतना दूर तक इतनी लंबी रेंज में कैसे काम कर सकता है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि सब लोगों से कहती है कि उम्मीद है कि तुम सब लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होगे। उस लड़की को देखते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। ये लड़की वही लड़की थी जिसकी डमी को शुयान ने डिस्ट्रॉय किया था। वो वहाँ मौजूद सब लोगों के चेहरे के आसपास अपना हाथ फेरने लगती है और उसके हाथों से हमें एक मैजिकल एसेंस निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो लोग उसके जाल में आराम से फंसते जा रहे थे। वो उन्हें जैसा करने के लिए कह रही थी वो लोग बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब के सब उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और उन्हें किसी चीज का भी होश नहीं था। वो लड़की सब लोगों से कहती है कि यहाँ मौजूद जो विलन्स थे वो चले गए हैं, अब हमारा सीएन माउंटेन बिल्कुल पीसफुल है, मगर हमें रीयूनियन के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है। हम लोग अपने सीएन माउंटेन को दोबारा से पीसफुल बनाएंगे और पहले जैसा बना देंगे। उसके लिए आप लोग जितना हो सकता है डोनेट करें, मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और पहले से ही उसके जाल में फंसे हुए थे। तो एक बंदा कहता है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम पे करने को तैयार हूँ। वो एक ट्रेजर बॉक्स निकालता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे होते हैं। उन पैसों को देखकर वो लड़की भी बहुत खुश होती है और कहती है कि सच में तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में याद रखूंगी। ये सुनते ही एक के बाद एक वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। उन सब के पास जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो सब के सब उसे देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक बंदा तो उस लड़की से कहता है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मेरे बीवी बच्चे और मुझे भी अपने पास रख लो। उन सबके ट्रेजर्स को एक एक करके अपने पास जमा करते हुए जा रही होती है और सानियान दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। इतने में वो भी उस मैजिक ट्रिक का शिकार हो जाती है और वो कहती है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मुझे भी इसे कोई ना कोई ट्रेजर देना चाहिए। ये कहने के साथ वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो शुयान फौरन से उसे उस ट्रिक से बाहर निकालता है, जिस पर वो वापस से शुयान को थैंक्स कहती है। ये देखकर वो लड़की गुस्से में शुयान की तरफ पलट कर देखती है और कहती है कि हमारे सीएन माउंटेन को रिबिल्ड करने के लिए सब लोग अपनी डोनेशन दे रहे हैं, मगर तुम अभी भी वहीं पे बैठे हुए हो। सच में मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेशर्म बंदा नहीं देखा। ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो शुयान से कहते हैं कि तुम यहाँ पे आना डिजर्व ही नहीं करते, तुम एक लूजर हो। वो सब के सब गुस्से में उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने वेपन लेकर उस पर जैसे ही हमला करते हैं तो शुयान उन सबको अपने पास आते हुए देखता है तो वो अपनी बॉडी से हल्का सा ऑरा रिलीज करता है और उन सबको चाय में गिरी मक्खियों की तरह निकाल कर बाहर फेंक देता है। और इस एनर्जी
अटैक की वजह से वो लड़की भी काफी इंजर्ड हो जाती है और शुयान उसके हाथों से एक मैजिक रिंग को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तो तुम्हें पैसे चाहिए, वो भी मुझसे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक लड़की जो कि अपनी रिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को अपने कंट्रोल में कर रही होती है ताकि वो उन सब लोगों से उनके सारे ही ट्रेजर छीन ले, और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी। मगर फिर अचानक वहाँ पे शुयांग आ जाता है और वो लड़की शुयांग से कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, तुम अपने ट्रेजर्स देकर क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शुयांग को गुस्सा आता है और वो एक ही एनर्जी ब्लो से सभी लोगों को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिससे वो लड़की खुद भी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और फिर अगले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि वो लड़की जब अपने घर आती है तो वहाँ पे पहले से ही दो लोग मौजूद होते हैं जो कि उसे देखते ही कहते हैं कि अरे जरा देखो तो सही, ये तो वही एक नंबर की झूठी लड़की है। और हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम मिस चूचू है। वो लोग उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे क्या हुआ तुम्हें, लगता है कि तुम्हारी इस मर्तबा भी पिटाई हुई है, मगर बदकिस्मती से तुम इस काम में फेल हो गई हो तो तुम्हें अब एग्जीक्यूशन हॉल में जाना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ मौजूद वो लड़का उससे कहता है कि आज तक मैंने तुमसे कोई धोखा देकर ट्रेजर नहीं छीना, और तुम्हें तो याद ही होगा कि ज्यूशियन का मास्टर ने क्या हाल किया था, उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। तो वो लड़की कहती है कि लास्ट टाइम में एक बहुत ही पावरफुल बंदे के सामने हार गई थी, जिसकी वजह से मास्टर ने मुझे इतनी सख्त पनिशमेंट दी थी कि मैं उससे मरते मरते बची थी। उन्होंने मेरी बॉडी के अंदर सोल नेल्स डाल दी थी, पर ऐसा लगता है कि जैसे मास्टर तुम्हें कुछ ज्यादा ही फेवर दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक ट्रेजर मिस कर दिया था तो मास्टर ने मेरी जान ही ले ली थी। तो वो लड़का कहता है कि ऐसा तो सिर्फ हमारे साथ होता है, मगर मिस चूचू शायद लकी है, अगर मैं सेक्ट लीडर होता तो शायद तुम मेरी सबसे फेवरेट डिसाइपल होती। तो मिस चून से कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं इस वक्त इंजर्ड हूँ, अगर मैं ठीक हो जाती तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। और वो उस लड़की से भी कहती है कि एक मर्तबा मुझे रिकवर होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। ये कहते हुए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पीछे से वो लड़की उससे कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओगी ना, मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगी। ये कहकर वो उसका दोबारा मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद मिस चू जैसे ही अपने कमरे के पास आती है तो वो कहती है आखिर शेनहाई के सारे ही मास्टर्स कहाँ मर गए थे, वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं उससे इसका बदला लूंगी, मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आएगा। ये कहकर वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर शुयांग पहले से ही मौजूद होता है, जिसे देखते ही उसे एक जोरदार झटका लगता है। और फिर याया उससे कहता है कि हेलो मिस, कैसी हो, तुमने दरवाजा खोलते वक्त क्या कहा था, क्या तुम वो रिपीट कर सकती हो। उन लोगों को वहाँ पे देखते ही वो लड़की दोबारा से नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि मुझ पर मेडिसिन का असर हो गया है, लगता है कि मुझे अभी टॉयलेट जाना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो पीछे मुड़कर वहाँ से आगे जाती है और फिर थोड़ी दूर जाकर भागना शुरू कर देती है, जिस पर शुयांग अपनी एनर्जी से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। और वो लड़की सीधा अपने पिछवाड़े के बल पर गिरती है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है और वो उछलकर दोबारा नीचे आ गिरती है। और फिर फौरन से शुयांग के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सीनियर, आपको मुझसे ऐसा क्या काम था कि आपको पर्सनली यहाँ पे आना पड़ा। जिसके बाद सानियान उससे कहती है कि तुमने जो कल अपना हुलिया बनाया हुआ था उस जाल में तो मैं भी फंस गई थी। ये सुनकर वो लड़की खुश होते हुए कहती है कि मैं हूँ इतनी हाई प्रोफेशनल कि मेरा मैजिक हर किसी पर काम कर जाता है। तो सानियान उसकी बॉडी में लगे हुए नेल्स की तरफ देखकर कहती है कि क्या तुम्हें इनसे तकलीफ नहीं होती। तो शुयान कहता है कि ये रॉन्ग सोल नेल्स हैं, जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूँ ये मेरी सोल को हर्ट करते हैं, मैं इन्हें कभी भी नहीं भूल सकता, और ये मेथड इस वक्त इसकी सोल को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं, मगर शुयांग कहता है कि तुम खुद को हिप्नोटाइज करके अपने टैलेंट को उभारती हो ताकि इन नेल्स की वजह से तुम्हें अपने ट्रिक परफॉर्म करने में भी हेल्प मिल सके। ये सुनकर वो लड़की खुश होने लगती है, मगर शुयांग उससे कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कहने के साथ ही वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी से वो सारे नेल्स बाहर निकाल देता है, जिस पर वो लड़की भी चौंक जाती है। और याया कहता है कि सुनो लड़की, मेरे मास्टर ने तुम पर एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है, इसलिए तुम्हें उनके आगे झुककर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से शुयांग के पास आकर उसे थैंक्स कहती है। और फिर शुयांग उससे कहता है कि
तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कांगशुन अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। अगर याया कहता है कि कांगशुन तो वो सेक्ट है जिसने टाओइज्म में लिटरेचर की बुनियाद डाली थी, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो डीमन किंग सेन गोकू है। शायद तुम उसी की ही डिसेंडेंट हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ये चमगादड़ सच में काफी होशियार है, इसने बहुत ही जल्दी सिचुएशन का पता भी लगा लिया। मगर वो उनसे कहती है कि वो लोग तो बस इडियट्स हैं जो कि दुनिया को एजुकेट करना चाहते हैं। तो सानियान कहती है कि अच्छा तो फिर तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है। तो वो लड़की कहती है कि टाओइज्म को ज्वाइन करने के लिए लिटरेचर की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि लोगों के दिल बुराइयों से भरे हुए हैं, तो इसलिए उन्हें एजुकेट करने का कोई भी फायदा नहीं। वो एजुकेशन हासिल करने के बाद दोबारा से उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। मगर मुझे देखो, मैंने पिछले कुछ सालों में बस यही सीखा है कि लोगों को किस तरह चीट किया जाता है, और उसके बाद से वो लोग फिर मेरा हर हुक्म मानते हैं। और मुझे लगता है कि शायद लिटरेचर से ज्यादा आसान कोई चीज है तो वो है लोगों को धोखा देना। और हमारे सेक्ट मास्टर की अगर बात करूं तो वो सिर्फ कई सौ साल में एक मर्तबा ही काम करते हैं, और 9 वेन ट्रेजर माउंटेन में से हम लोग उन्हें भी 50% देते हैं। मगर हमारे सेक्ट के ट्रेजर हाउस में बहुत सारे ट्रैप्स और फॉर्मेशंस हैं जो कि वहाँ पे जाने वाले लोगों की चटनी बना देते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ जाने के लिए मुझे अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम भी इसमें 6 महीने का टाइम लगेगा। मगर शुयांग कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आज रात को ही वहाँ जाएंगे। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस चू उन लोगों को वहाँ पे लेकर आ जाती है और कहती है कि हम लोगों को इस हॉल के जरिए ही अंदर जाना होगा। इसका रास्ता सीधा ट्रेजर हाउस में जाके निकलता है, और वो उन लोगों को बताती है कि मैं अपने साथ सारी ही चीजें लेकर आई हूँ जो कि उन फॉर्मेशन से लड़ने में हमारी मदद करेंगी। और मैंने ये मास्क इसलिए पहना है ताकि वो लोग ना मुझे पहचान पाए, ना ही उन फॉर्मेशन को पता चले कि यहाँ पे कोई लड़की आई है, क्योंकि वो जगह सच में बहुत ही खतरनाक है। इसलिए तुम लोगों को भी कोई ना कोई तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना तुम लोग सिर्फ मेरे पीछे पीछे ही चलते रहना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ये कहने की देर थी कि अचानक शुयांग उस दीवार में एक बहुत बड़ा होल कर देता है, जिससे याया और शुयांग दोनों ही आ जाते हैं। और वो लोग उस लड़की से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम तो अभी तक बाहर नहीं आई। और दूसरी तरफ सानियान उससे कहती है कि अगर तुम अटक गई हो तो तुम्हें मेरी हेल्प लेनी चाहिए। मगर वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मैं अभी आ जाती हूँ। ये कहकर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो धड़ाम करके नीचे गिरती है, और फिर उन लोगों से कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कांगशुन अकेडमी के बैक साइड पे ये ट्रेजर हाउस होगा। तो याया उससे कहता है कि तुम पहले इस ट्रेजर हाउस के अंदर क्यों नहीं गई, तुम दिखने में तो काफी बहादुर लगती हो। मगर वो कहती है कि ये एक होली प्लेस है, मैं भी इसके बारे में जानना चाहती थी, मगर यहाँ पे अकेले आने में बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स हैं। और फिर चलते चलते अचानक एक ट्रैप के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है, जिससे वहाँ पे एक बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिसे देखकर ही वो काफी डर जाती है और अपने वेपन्स निकालने की कोशिश करती है। मगर वो कहती है कि मैं तो वेपन लाना ही भूल गई हूँ। इतने में उस फॉर्मेशन से आग निकलती है, जिससे शुयांग सब लोगों को बचा लेता है। और लड़की अभी भी बहुत ज्यादा डर रही होती है, मगर सानियान उससे कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मास्टर हमारे साथ हैं। तो वो लड़की अपने आप को देखती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, जिस पर वो खुद भी हैरान होती है। और वो शुयांग की तरफ देखती है कि वो बिल्कुल रिलैक्स होकर आगे बढ़ता जा रहा है, जिस पर वो उससे कहती है कि रुको, आगे मत जाना, आगे पॉइजनस गैस है। मगर हम देखते हैं कि शुयांग उस पॉइजनस गैस को भी अपनी फॉर्मेशन के जरिए पूरी तरह से ही खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हुए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर 3 बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती हैं, जिनसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक्स नीचे आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए शुयांग फिर से शील्ड क्रिएट कर लेता है। और सब लोग बिल्कुल आराम से वहाँ से जा रहे होते हैं, मगर वो लड़की अभी भी बहुत ज्यादा डर रही होती है। पर शुयांग की पावर्स को देखकर उसे भी यकीन नहीं आता कि आखिर ऐसा बंदा इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा है। वो लोग उस गुफा से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा हॉल आ जाता है, जिसे देखकर याया कहता है कि क्या यही कांगशुन अकेडमी है। और इतने में अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उनसे कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि मेरे कांगशुन अकेडमी में घुस आया है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वही 2 लोग होते हैं जिन्होंने पहले मिस चू को बहुत ज्यादा तंग किया था। वो लोग उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मगर फिर अचानक उनकी नजर मिस चू पे पड़ती है, तो वो कहते हैं कि ये लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ, ये तो कांगचून है। अपना नाम सुनते ही मिस चू अपना मास्क उतार देती है और कहती है कि मुझे लगा कि शायद ये ट्रिक काम कर जाएगी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
जिसके बाद वो लड़का मिस चू से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें हमारे रूल्स के बारे में नहीं मालूम, तुम एक मास्टर की फेवर लेकर हमारे इस होली पैलेस में घुस आई हो, तुम जानती भी हो कि यहाँ पे आउटसाइडर्स को लाना मना है, इसलिए अब तुम अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो अपनी सोड लेके जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो सानियान उसका मुकाबला करने के लिए आगे आ जाती है, मगर अचानक शुई यांग बीच में एक ग्रेविटी प्रेशर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों ही जोर से आकर नीचे गिरते हैं। ये देखकर याया आगे आता है और कहता है कि मास्टर, ये दोनों मामूली से कल्टीवेटर्स हैं, आपको इनके लिए एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें मुझ पर छोड़ दें, मैं इन्हें सीधा कर देता हूँ। मगर फिर शुई यांग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कब से ये काम कर रहे हो? तो मिस चू बताती है कि ये लड़की असल में ली मांग नहीं है। ये सुनते ही शुई यांग उस लड़के को हवा में ऊपर उठा लेता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से उसकी सोल अलग हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में कई सौ साल से खुद को जवान रखे हुए थी, वो असल में काफी बूढ़ी हो चुकी थी। शुई यांग उसे वहीं पे ही खत्म कर देता है, जिस पर वो लड़का भी बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो शुई यांग से कहता है कि मैं यहाँ पे पिछले कई सौ साल से मौजूद हूँ। ये कहने के बाद शुई यांग भी उसे उठाकर एक जोर से दीवार पे मारता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब वो लोग थोड़ा और आगे आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे बहुत सारे मटके पड़े हुए हैं और उनके अंदर कुछ लोगों को बंद किया हुआ है। उस जगह को देखकर वो लोग भी डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये हेल है? ये कहने के साथ ही ये एपिसोड तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस चूचू शुई यांग, सानियान और याया को लेकर कांगचुन के एक ट्रेजर हाउस में घुस आती है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स बिछे हुए होते हैं, मगर शुई यांग उन ट्रैप्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए उस ट्रेजर हाउस के अंदर जा रहा होता है। और वो लोग जब एक हॉल में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जार पड़े हुए हैं और उनके अंदर लोगों को बंद किया गया है। ये देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और वो लड़की कहती है कि ये सब लोग इतने अजीब से क्यों लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। जिसके बाद वो लोग उस सामने वाली मूर्ति की तरफ देखते हैं, उसके पास में भी कुछ जार्स होते हैं। तो मिस चूचू गुस्से में आ जाती है और उन जार को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एनर्जी जनरेट करके उन पे हमला कर देती है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है और हर तरफ धूल मट्टी उड़ने लगती है। मगर फिर वो लोग देखते हैं कि टूटने के बावजूद भी कोई भी जार नहीं टूटा, जिस पर उन लोगों को भी काफी हैरानी होती है कि इस अटैक से ये जार क्यों नहीं टूटे। तो सानियान उसे बताती है कि ये सभी जार्स इटर्नल पावर के साथ बने हुए हैं, इन्हें इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, इन्हें तोड़ने के लिए किसी हाई लेवल के मैजिक वेपन की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद सानियान मास्टर से पूछती है कि मास्टर, क्या इन लोगों को रिफाइन करके किसी इविल मैजिक को परफॉर्म किया जा रहा है? तो शुई यांग कहता है कि इन लोगों की बॉडी के साथ साथ इनकी सोल भी रिफाइन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। और जरा इन लोगों की आवाज सुनो, ये लोग किस तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। जिसके बाद वो उस मूर्ति की तरफ देखते हुए कहता है कि ये आवाजें सुनकर तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होगा। ये सुनते ही सानियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मूर्ति पर हमला कर देती है, मगर हम देखते हैं कि अचानक से उस मूर्ति के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, जो कि सानियान के अटैक को वहीं पे ही रोक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हमें एक शख्स की आवाज सुनाई देती है, जो कि उनसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। ये कहने के बाद वो शख्स बाहर आते ही एक बंदे के सिर पे अपना पैर रखकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और उसे देखते ही मिस चूचू कहती है कि ये तो मास्टर है। वो भागते हुए मास्टर के पास चली जाती है, तो वो मास्क मैन भी उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि अरे मिस चूचू, ये तो तुम हो, पर मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें कब अंदर आने की परमिशन दी है, और ऊपर से तुम अपने साथ 2 नए लोगों को भी लेकर आई हो। मगर फिर मिस चूचू से कहती है कि मास्टर, क्या आपने ही ये सब कुछ किया है? आखिर आपने इन सभी इमोर्टल्स को मारा क्यों है? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर आप इतने पैसों का क्या करेंगे कि जो आप इतने लोगों को मारते जा रहे हैं? ये सुनते ही उसका मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि नादान लड़की, तुम्हें क्या पता, इन सब के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने इन्हें नहीं कहा, ये लोग खुद मेरे पास आए थे और इन्होंने खुद ही अपने आप को इस जार में बंद किया है। कुछ लोगों को मेरिट पावर चाहिए तो कुछ लोगों को इमोर्टैलिटी चाहिए, ताकि वो लोग एक लंबी जिंदगी जी सकें। और क्या तुम नहीं जानते कि ये सब लोग कितने लालची हैं? ये कहकर वो उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया था कि जिस बंदे में जितनी ज्यादा लालच होती है उसे चीट करना उतना ही आसान होता है। और जरा इन लोगों को देखो, इन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ दिया है। ये कहकर वो उसे पकड़कर एक शख्स के पास ले आता है और कहता है कि
जरा देखो इसे, क्या ये तुम्हें खुश नहीं लग रहा? तो मिस चूचू उस शख्स को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है। उसे देखकर तो मिस चूचू को भी काफी बुरा लग रहा था, मगर फिर वो मास्कमैन कहता है कि तुम इनकी तरह नहीं हो, तुम एक अच्छी लड़की और स्मार्ट लड़की हो, तुम तो मेरे लिए 2 नए और शिकार लेकर आई हो, उन दोनों के साथ एक बर्ड भी है, क्या मैं इस बर्ड को अपना पेट बना लूं? ये बात सुनते ही याया गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि बर्ड किसे कहा, तुम होगे बर्ड, तुम्हारा पूरा खानदान बर्ड होगा। जिसके बाद वो मास्कमैन कहता है कि लगता है कि मुझे 2 बड़े जार अरेंज करने पड़ेंगे। पर मिस चूचू कहती है कि मास्टर आपको तो सिर्फ पैसे चाहिए, मैं आपकी खातिर जीव मई को चीट करके उसकी सारी दौलत लाकर आपको दे दूंगी, मगर आप इन सब लोगों को यहाँ से जाने दें, ये सब लोग बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं, आप इनके साथ इतना ज्यादा जुल्म नहीं कर सकते। ये सुनते ही वो मास्टर कहता है कि क्या मैं इन पर जुल्म कर रहा हूँ? चूचू तुम की सीधी सादी हो, जरा उस शख्स की तरफ देखो और बताओ कि ये बॉडी किसकी है? ये लिन गाउजी है जिसे तुमने वो मैजिक फ्रूट बेचा था, और इसका रिलेशनशिप एक बीस्ट के साथ अब पूरा कंप्लीट होने वाला है। और जरा उस आदमी की तरफ देखो, वो मेरे पास आया था और गिड़गिड़ाकर मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसे एक नई बॉडी दे दूं, जिससे वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा सके, और वो अपनी लाइफ को बढ़ाकर और भी बुरे काम करने वाला था। और जरा इस मेडिसिनल हॉल के मास्टर को देखो, वो भी मेरे पास आया था, उसे भी एक यंग और काफी पावरफुल बॉडी चाहिए थी, मगर ये सब के सब बेवकूफ हैं। ये कहते हुए वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और मिस चूचू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम दूसरे लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, उनके मुकाबले में तो हम लोग उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ऑनेस्ट हैं। ये कहते ही मिस चूचू की आंखें भी लाल हो जाती हैं, जिसे वो उसके जाल में फंस रही हो। वो मास्कमैन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ये खेल खेल कर पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट कर सकती हो, और मुझे बताओ क्या तुम कांगशुन की तरह नहीं बनना चाहती? उसे इस हाल में देखकर सानियान कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये लड़की उसकी बातों से कन्विंस हो रही है। मगर दूसरी तरफ याया कहता है कि अगर मास्टर शुयान उस लड़की को रोक नहीं रहे तो इसका मतलब है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो खुद को खुद ही बचा लेगी। और फिर हम लोग उन लोगों की तरफ देखते हैं, वो मास्कमैन उस लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? तो वो कहती है कि हाँ मैं भी चाहती हूँ। ये सुनकर वो लड़का काफी खुश होता है क्योंकि उसने मिस चूचू को अपने कंट्रोल में कर लिया था, मगर अचानक मिस चूचू उसके सिर पे एक जोरदार टक्कर दे मारती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और याया कहता है कि ये लड़की तो एकदम पागल है, इसने तो अपना ही सिर फोड़ दिया होगा। और हम देखते हैं कि उसे टक्कर मारने की वजह से उस लड़की के अपने माथे पर भी हल्का सा जख्म हो गया था, और उसका मास्टर से कहता है कि चूचू तुम मेरे साथ ही क्यों लड़ रही हो? ये कहने की देर थी कि फिर चूचू उस पर एक के बाद एक पंचेस की बौछार कर देती है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है, और उसे एक जोरदार पंच मारने ही वाली होती है कि वो बंदा उसका पंच रोक लेता है, जिस पर चूचू उसे दूसरा पंच मारने की कोशिश करती है तो वो उसका दूसरा पंच भी रोक लेता है और उसे कहता है कि बस करो, मुझसे लड़ना बंद करो। ये कहने की ही देर थी कि मिस चूचू फिर से उसे एक जोर से टक्कर मारती है, जिस पर उस मास्कमैन को भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया। ये कहते ही वो अपनी पूरी पावर के साथ उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक शुयांग अपनी पावर इस्तेमाल करके उस बंदे को वहीं पे ही रोक लेता है, जिस पर वो खुद भी हैरान रह जाता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसकी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही, आखिर ये किस तरह की पावर है। और मिस चूचू को मौका मिल जाता है, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कहती है कि अच्छा बच्चू तो तुम मुझे धमकी दे रहे थे। ये कहने के साथ वो उसकी जमकर धुलाई करती है और उसे उठाकर उसी की मूर्ति पर दे मारती है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी पावर देखकर याया कहता है कि ये लड़की तो बड़ी खतरनाक लड़की है, मुझे लगा था ये सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करती है, मगर इसकी एनर्जी देखकर तो पता चल गया कि ये तो वाकई में बड़ी खतरनाक है। और दूसरी तरफ मिस चूचू उस मास्कमैन से कहती है कि कांगशुन ने भले ही कुछ काम गलत किए थे, मगर उसके बावजूद भी वो अभी भी महान है, मगर जहाँ तक बात तुम्हारी है तो मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। ये कहकर वो थूक भी देती है, जिस पर याया भी हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल हमारे ट्यानलान सेक्ट को सूट करोगी। ये सुनते ही वो लड़की थोड़ी सोच में पड़ जाती है और इतने में वो मास्कमैन दोबारा से खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि
तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और हम देखते हैं कि उसका मास्क टूट जाता है और उसका चेहरा देखकर वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं और याया कहता है कि ये मुझे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जिसके बाद उसे याद आता है कि कांगशुन का एक छोटा भाई था जो कि सेम उसी की तरह दिखता था, मगर वो हमेशा इविल प्रैक्टिस की वजह से लोगों को तंग किया करता था, जिसकी वजह से कांगशुन ने उसे एक ब्लू सी के अंदर टाइटली लॉक कर दिया था। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि वो कांगशुन तो कब का मर चुका है और मैं आजाद हो चुका हूँ और मैं तुम्हें हमेशा अच्छे से टीच करना चाहता था, मगर देखो तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और हंसते हुए उनसे कहता है कि हर चीज मैं कंट्रोल करूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कुछ जार अपने आप ही टूटने लगते हैं और उनसे कुछ वॉरियर्स बाहर निकल आते हैं जो कि सीधा शुयान पे हमला करने के लिए जा रहे थे, मगर फिर शुयान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मेरे मास्टर की आदत है वो 2 वर्ड से ज्यादा कुछ भी नहीं बोलते। ये कहने के साथ शुयान भी 2 वर्ड्स बोलता है और उन बॉडीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और उस कांगशुन के यंग ब्रदर को भी दोबारा से लॉक कर देता है, जिस पर वो कहता है कि मेरी बॉडी दोबारा से मूव नहीं कर रही, आखिर ये किस तरह की पावर है और तुम कौन हो। तो शुयान उसे हवा में ऊपर उठा लेता है और फिर मिस चूचू से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात अच्छे से याद है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहने के साथ शुयान एक चुटकी बजाता है और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस चूचू कांगशुन की लिटरेचर की बुक्स लोगों को सेल कर रही होती है और उसके पास काफी लोगों की भीड़ भी लग जाती है जो कि उस किताब को खरीदना चाहती थी। और वहीं पे हम लोग शुयान और सानियान को देखते हैं, वो लोग मिस चूचू को देख रहे होते हैं और सानियान कहती है कि ये लड़की तो सच में काफी जल्दी बदल गई है, ये कांगशुन का नाम रोशन करेगी, ये उसकी बुक सेल करके उसकी नॉलेज को आगे बढ़ा रही है। मगर शुयान कहता है कि चलो यहाँ से। वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि अचानक उन्हें मिस चूचू की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि सब लोग थोड़ा सा सब्र कर जाओ, एक बुक सिर्फ 10,000 की है। ये सुनते ही सानियान को भी झटका लगता है और वो कहती है कि ये लड़की अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। जिसके बाद वो मास्टर शुयान से कहती है कि क्या अब हम लोग डीबा पर्ल्स ट्रेजर को लेने के लिए जा रहे हैं। ये कहने के साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।